अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, हर दिन एक नया दिन होता है और नए दिन की शुरुआत जो है वो इस तरह से करनी चाहिए कि लगे कि भाई आज कुछ हम डिफरेंट करने वाले हैं, आज कुछ हम अच्छा करने वाले हैं। अच्छा तो हम रोज़ ही करते हैं, लेकिन कुछ क्रिएटिव करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। जैसे कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो किसी दिन मूड चेंज हो गया तो एक्सरसाइज चेंज कर दें, आप योगा कर लें, फिर आप वॉक कर लें। इसी तरीके से अपने हर दिन को जो है ना सेलिब्रेट करना चाहिए, अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। और अल्लाह की दी हुई नेमतों में ना एक बड़ी अच्छी बात यह है कि अल्लाह ताला ने हमें हमारे माँ बाप दिए हैं। तो जिन लोगों के भी पेरेंट्स हयात हैं उनको चाहिए कि अपने माँ बाप की खिदमत करें, दुआएं लें और ज़िंदगी में भी, दुनिया में भी, आखिरत में भी कामयाबी का ज़रिया यही है कि आप अपने माँ बाप की खिदमत करें, आप अपने माँ बाप की हर वो चीज़ बर्दाश्त करें जो कि आपको बर्दाश्त करने के लिए कहा गया है, जिसका हुक्म है। तो आप देखिए आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। अच्छा जी, आगाज़ करते हैं आज स्किन केयर से। भाई हम ये बात करते हैं कि हर किसी को पाकिस्तान में गोरा होने का शौक़ है, हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन अच्छी हो जाए, लेकिन आजकल जब से गर्मी हुई है, ये सीज़न चेंज हुआ है, लोग कहते हैं स्किन टैन हो जाती है। जैसे ही धूप में निकलो, घर पे आओ तो स्किन स्यासी आसी हो जाती है, टैनिंग हो जाती है। तो इसका क्या हल है? इसका बड़ा ही आसान सा हल है। आपने लेना है कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर में आपने जो है वो लेमन स्क्वीज़ करना है, अच्छी तरह उसका पेस्ट बनाना है, अपने फेस पर लगाना है और 15-20 मिनट तक लगाए रखना है। हाथों पर लगाना है, पैरों पर लगाना है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को जिनको लगता है कि उनको कॉफ़ी पाउडर से कोई एलर्जी है या लेमन से कोई प्रॉब्लम है, तो वो सिर्फ इसका इस्तेमाल हाथों पर और पैरों पर करें। आप देखिए आपकी स्किन टैनिंग जो है, जब आप वॉश करेंगे 15-20 मिनट बाद ये लगा के पेस्ट, तो स्किन टैन होना बंद हो जाएगी और आपको लगेगा वाज़े फ़र्क, स्किन हो जाएगी लाइट। लेकिन आपने ये जो है हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर करना है और अगर आप करना चाहते हैं तो 3 दिन में एक दफ़ा ज़रूर कीजिए, तो टैन स्किन से आपको मिल जाएगी निजात। और इसके अलावा जो लोग ये बात कर रहे होते हैं ना कि फेस पे प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर वो मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल गर्मियों में भी किया करें। ख़बरों की तरफ आते हैं और क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? ये हो रहा है कि इंटर के जो सालाना इम्तहानात हैं 2026, उनका हो रहा है आगाज़। जी हाँ तो स्टूडेंट्स, क्या आप तैयार हैं? तैयार होना भी चाहिए। अच्छा जी, ये बॉटनी का पेपर है और साल दोम का, जो कि इसके पर्चे से जो है इम्तहानात का आगाज़ हो रहा है। ये इम्तहानात का पहला मरहला है। तकरीबन जो है 1.5 लाख से ज़ायद तलबा जो है इसमें शरीक हैं। अच्छा जी, अब क्या है सिनारियो कुछ इस तरीके से है कि प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग समेत मुख्तलिफ ग्रुप्स के इम्तहानात हैं और जो सुबह की शिफ्ट है उसके लिए जो है वो 103 और शाम के लिए जो है 42 इम्तहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। इम्तहानी मराकज़ निजी कॉलेज़ में कायम किए गए हैं। अच्छा जी, विजिलेंस कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं। जो 21 मराकज़ हैं उनको हसास करार दिया है। अच्छा, इसके अलावा हर मरहले की जो तस्वीरी मॉनिटरिंग है वो भी लाजमी करार दी गई है। 4 मुख्तलिफ मराहिल में डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो नाफिज किया गया है। अच्छा, अब एक मुलाकात का जिक्र कर लेते हैं। एक बड़ी ज़बरदस्त जो है वो मुलाकात हुई है और ये मुलाकात हुई है जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से रुकन कौमी असम्बली कादिर पटेल साहब की, जिन्होंने बहरी कज़ाकों की जानिब से अगवा किए गए MT ऑनर 25 नामी ऑयल टैंकर के पाकिस्तानी कैदियों की सूरत हाल से उनको आगाह किया है। जबकि जो तर्जुमान बिलावल हाउस हैं उनके मुताबिक, जो उनका स्टेटमेंट है, जो उनके मुताबिक वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से रुकन कौमी असम्बली कादिर पटेल साहब की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में उन्होंने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि बहरी कज़ाकों की जानिब से जो अगवा किए गए MT ऑनर 25 नामी ऑयल टैंकर के ये 17 रुकनी जो अमला है उसमें 10 पाकिस्तानी शहरी हैं और जिनमें से 6 का ताल्लुक कराची और दीगर का ताल्लुक स्वात, बाजोड़, साहिवाल और मर्दान से है। कादिर पटेल ने बताया कि बहरी कज़ाक अमले पर तशद्दुद कर रहे हैं, जबकि अमले को खुराक की भी किल्लत का सामना है और जो इंडोनेशिया है अपने मुल्क के 7 शहरी रिहा करवाने के लिए बहरी कज़ाकों से राब्ते में है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये लोग जो है सही सलामत वापस पाकिस्तान आ जाएं। इस हवाले से ये बातचीत भी हुई है, इस हवाले से मीटिंग भी हुई है और बिलावल भुट्टो जरदारी को जो है बाज़ाब्ता तौर पर ब्रीफ भी किया है कादिर पटेल साहब ने। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं PSL की। बाबर आजम एक दफ़ा फिर से छा गए और छा ऐसे गए कि भाई क्या ज़बरदस्त कमाल खेला उन्होंने, सेंचुरी की। और बाबर आजम की क्या बात है, क्योंकि बाबर आजम ने ना खुद भी अब ये कहा कि जब आप एक बहुत टाइम तक डाउनफॉल आप कर रहे हैं, उसके बाद जब आप वापस आते हैं तो वो एक बड़ी ज़बरदस्त जो है ना वो चीज़ होती है जो कि लोगों के सामने आती है और आपकी जो पर्सनैलिटी है वो दोबारा से अनफोल्ड हो रही होती है। लोगों को पता लगता है कि भाई आपके अंदर वाकई इतना टैलेंट है। अगर किसी प्लेयर की परफॉर्मेंस जो है वो डाउन होती है तो वो संभलने का हौसला भी रखता है। और स्पेशलिटी ये है कि जी
पेशावर ज़ल्मी के जो कप्तान हैं बाबर आजम, पाकिस्तान सुपर लीग PSL के एक इवेंट में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने और मजमूई तौर पर सबसे ज़्यादा सेंचुरीज बनाने का रिकॉर्ड जो उन्होंने बराबर कर दिया। 103 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली, जिसमें 4 छक्के और 12 चौके शामिल थे। ये बाबर आजम की रवा सीजन में दूसरी और मजमूई तौर पर चौथी सेंचुरी थी। अच्छा, बाबर आजम अब तक इवेंट में 588 रन बना चुके हैं, जबकि फ़खर जमान भी 2002 में जो है वो 2022 में जो है वो लाहौर कलंदर्स की जानिब से खेलते हुए 588 रन बना चुके हैं। तो 2022 में जो फ़खर जमान ने 588 रन बनाए थे ना, अब बाबर आजम PSL में 4 मरतबा 500 या उससे ज़ायद रन बना चुके हैं। तो ये हिसाब भी जो है भाई बराबर हो गया है, ये हिसाब भी जो है एक तरीके से इक्वल हो गया है। और अब लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि बाबर आजम की जो फॉर्म है वो वापस आ गई है। अच्छा, इससे पहले जो बाबर आजम के अलावा उस्मान खान हैं, ठीक है, कराची किंग्समैन के, उनकी जानिब से भी बड़े अच्छे रन जो हैं वो स्कोर किए गए हैं। तो यह है PSL की अपडेट, जिसमें मेन बात ये थी कि बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस है वापस आ गई है। फैंस बड़े खुश हैं, ट्विटर पर इस हवाले से बहुत खुशी का इजहार किया जा रहा है और यही कह रहे हैं कि बाबर आजम अगर कंसिस्टेंटली इस तरीके से आगे भी जो इवेंट्स हैं उसमें खेलेंगे तो ये उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा जी, अब शो में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर करेंगे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक। तो अब बात कर लेते हैं फूड की। ऐसे फूड जो कि आपकी लाइफ चेंज करते हैं, आपके मूड को बेहतर करते हैं और आपको स्ट्रेस से बाहर निकालते हैं। अब ऐसे कौन से फूड्स हैं, ऐसी कौन सी डाइट है जो कि आप रोज़ाना अगर अपनी ज़िंदगी में शामिल करें तो आपकी लाइफ जो है वो बेहतर हो सकती है, आपका स्ट्रेस ख़त्म हो सकता है, आपका मूड अच्छा हो सकता है। और ऐसे बहुत सारे सुपर फूड्स हैं जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो हैं वो नौशीन अब्बास मौजूद हैं, डॉक्टर नौशीन अब्बास, जो कि MBBS डॉक्टर भी हैं, साथ साथ न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नौशीन, वेलकम टू द शो, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर नौशीन कि ऐसे सुपर फूड कौन से हैं जिनको अगर आप डाइट में शामिल करते हैं, रोज़मर्रा ज़िंदगी में उनका इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपका मूड जो है वो बेहतर हो जाता है। और आज स्पेशली ना हम चॉकलेट्स के बारे में भी बात करेंगे, स्पेशली डार्क चॉकलेट के बारे में कि उसके क्या फ़ायदे हैं। लेकिन पहले हम फूड से स्टार्ट करते हैं। जी नौशीन। तो बेसिकली जब हम कुछ खाते हैं उसका सिर्फ इम्पैक्ट हमारी फिजिकली बॉडी पे नहीं आता, मतलब एक जिस्मानी नहीं होता, उसका हाँ इम्पैक्ट आपके डायरेक्टली आपके ब्रेन पे भी होता है, यानी कि आपकी माइंड पे भी होता है। जी। और जब हम इसकी बात करें तो हमें चाहिए हैप्पी हॉर्मोन्स। देखिए, हैप्पी इट्स आसान है, मैं बोलूं एंडोर्फिन्स चाहिए या कुछ चाहिए, नहीं, हमें हाँ हैप्पी हॉर्मोन्स चाहिए। सही। हैप्पी हॉर्मोन्स हमें अपने खाने से मिलते हैं, और अगर हमारे गट से हमें हैप्पी हॉर्मोन्स मिल सकते हैं तो उससे सबसे ज्यादा क्या चीज है? राइट आपने करना है कि आपने खाना क्या राइट। है। हम इतने ज़्यादा इतनी चीज़ें फ़ॉलो करते हैं, हम भूल जाते हैं कि सबसे जो बेसिक चीज़ है, जो हमें खुशी दे सकती है, हाँ। वो है गंदुम, ओट्स, दलिया। ये चीज़ें जो अल्लाह ताला ने हमारी बड़ी ईज़िली हमारी एक्सेस में बनाई हैं। हम्म ये वो चीज़ें हैं जो बहुत स्लोली डाइजेस्ट होती हैं, हम्म और ये आपकी गट को देर तक एनर्जी भी देती हैं और आपको हैप्पी हार्मोन्स भी साथ-साथ प्रोवाइड करते रहते हैं। हम्म ये बात हो गई। अब और चीज़ें क्या हैं जिसमें अगर आप देखा जाए तो नट्स की हम अक्सर बात कर रहे होते हैं। हम्म नट्स में जैसे बादाम है, अखरोट है, काजू है, ये सारी चीज़ें हैं। हम्म कर क्या रहा है? इसके अंदर मैग्नीशियम होता है। हम्म मैग्नीशियम आपने देखा आजकल मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट का हर जगह चर्चा है, रात को सो नींद बड़ी अच्छी हाँ। आएगी। समझ तो आए कि हो क्या रहा है? तो ओके। बेसिकली हो क्या रहा है कि वो आपकी नर्व्स को काम डाउन करता है। हम्म। जब मैग्नीशियम आपकी नर्व्स को काम डाउन करेगा तो आप एक अच्छी नींद लेंगे तो आपका सिस्टम हील अच्छा, करेगा। यूजुअली आपका गर्मियों में ना लोग नट्स खाने से अवॉइड करते हैं कि चलें जी सर्दियों का मौसम है तो फिर वो बादाम पिस्ते काजू खा लिए जाएं या दीगर जो है वो नट्स का इस्तेमाल कर लिया जाए। तो किस तरह से फिर गर्मियों में इसको शामिल किया जाए कि वो प्रॉब्लम भी नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को स्टमक में प्रॉब्लम होती है तो वो कहते हैं इसकी वजह से जो है वो हमें कुछ प्रॉब्लम होता है, लेकिन सर्दियों में हम खाते तो हमें कोई मसला नहीं होता। ये ज़रा बताइए कि इन नट्स का इस्तेमाल गर्मियों में कैसे किया जाए। नट्स बेसिकली हैंडफुल नट्स है, हैंडफुल हम्म नट्स नहीं है। हम्म वो डालोगे तो 5 से 6 पीसेस से ज्यादा आपके हाथ में नहीं आएगा, ठीक सही। है? तो आपने वो लेना है। गरम ठंडे का कॉन्सेप्ट हमेशा से हमारे हमारे मुल्क में ही है, वेस्टर्न वर्ल्ड में कोई गरम ठंडा नहीं है, अनटिल और अनलेस आप किसी चीज से एलर्जिक हो तो वो अलग बात है, ठीक है? हाँ हाँ। तो आपकी मैग्नीशियम हो गया। इसके बाद हम ओमेगास की बात करते हैं, जो कि ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9। जी। सबसे आसान लगभग में मछली है,
मछली का तेल जो आपको ऑयल कैप्सूल्स मिलते हैं, ये कर क्या रहा है? ये बेसिकली आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल कर रहा है, सोजिश की कैफियत को कंट्रोल कर रहा है। जब सोजिश नहीं होगी ना, तो आपकी बॉडी रिलैक्स रहेगी, आपकी बॉडी रिलैक्स रहेगी, आपका गट रिलैक्स रहेगा। एक बड़ी टर्मिनोलॉजी है जिसपे हम सब काम कर रहे हैं, गट ब्रेन एक्सेस। आपका गट और आपका ब्रेन यस। डायरेक्ट लिंक्ड हाँ है टू ईच अदर, ठीक हाँ है? सही। तो वो आपने गट ब्रेन एक्सेस पे जब काम करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस किस चीज पे फोकस कर सकते हैं। फिर जब आपने ओमेगास ले लिए, फिर आप क्या करेंगे कि जो आपके फ्रूट्स हैं, हाँ बेरीज जिस स्ट्रॉबेरीज हैं, चेरीज हैं, ऑरेंजेस हैं। हाँ हाँ यस यस हाँ यस, ये सारी आपकी जो आ रही हैं, ये आपकी गट को बेहतर करती हैं, आपकी ब्रेन को रिलैक्स करती है, डायरेक्टली लिंक है। हाँ। आप जो चीज अच्छी खा रहे हैं ना, वो गट आपका हील कर रहा है, तो वही आपके ब्रेन को भी हेल्प आउट कर रहा है। जहां मैं इतनी चीजों की बात कर रही हूँ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हम इतने ग्रीन लीफी से मतलब ये नहीं है कि हमको बहुत ही महंगे, हर तरह का कोशिश करें कि जैसे मूली है तो उसके पत्ते भी कंज्यूम कर लें, चुकंदर है तो उसके भी पत्ते कंज्यूम कर लें। ऐसी सब्जियां जो अपने पत्तों के साथ आती हैं, आप जरूर उसको अपनी डाइट में ऐड करें, वो बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये वो चीजें अच्छा, हैं ये जो जो आपने आपकी कहा गट। कि लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, इसके पत्ते भी ऐड कर लिया करें डाइट में, किस तरह ऐड करें, इसका तरीका बताएं ताकि लोगों को पता चले कि सैलेड में रखने हैं या फिर नहीं, सैलेड तो नहीं, सैलेड नहीं होगा, ये हाँ बेसिकली पकाए जा पकाया सकते हैं क्योंकि वो जाएगा, पत्ता राइट। हाँ हाँ। मतलब उसी लेकिन उसी पकाने, उसी वेजिटेबल के साथ ऐड इन करके उसको पका लें, राइट। एब्सोल्युटली हाँ एब्सोल्युटली। सही। बस तेल का इस्तेमाल जरा कम रखें, क्योंकि फिर तो कोई फायदा ही नहीं होगा ना, वो तो ओके। पूरी वो हो जाएगी, वेस्ट हो हाँ जाएगी। सही। अच्छा, ठीक। अगर हम ये सारी बातें कर रहे हैं, तो वहां पे पानी का इस्तेमाल मैं हमेशा कहती हूँ कि आपका जो बॉडी रिक्वायरमेंट है पानी की, और गट जो है वो पानी पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। हाँ गर्मियां वैसे ही आ रही हैं, हमारे एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैं, ओफ आपने देखा एक्सट्रीम बिल्कुल। ठंड है, एक्सट्रीम हाँ गर्मी है। तो पानी जो है उसको जरूर अपनी रिमाइंडर डालें, अगर आप नहीं पी सकते रिमाइंडर डालें, बट पानी आपने रोजाना अपना कम से कम 8 से 10 ग्लास इस गर्मी के इसमें जरूर लेके गुजरना है, अनटिल अनलेस आपको कोई खुदा ना खास्ता किडनी इशू ना हो, या आपकी कोई डॉक्टर की तरफ से पानी के इंटेक की ममानियत ना हो। राइट तो ये वो चीजें हैं जिसको आप कर सकते हैं। राइट बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह से आपने ये बताया कि सुपर फूड्स ये हैं कि आपने हम्म, फैटी आप जो है ओमेगा 3 अगर लेना चाहते हैं तो आपने वो फिश वाले कैप्सूल्स ले लिए, या फिर सैल्मन फिश भी आई गेस इसके लिए बेहतर है, राइट नौरीन। बिल्कुल सेल बिल्कुल सेल बिल्कुल। सैल्मन फिश हो गई, या फिर सब्जी भी आपने आप ले हैंडफुल सकते नट्स हैं। ले लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप खाएं तो आपका स्ट्रेस भी रिलीफ होगा, इन्फ्लेमेशन भी नहीं होगी, और आपका जो कहना चाहिए ना मूड स्विंग्स वो भी बहुत जल्दी जल्दी आपको नहीं होंगे, आप खुश रहेंगे। मतलब आपकी ज़िंदगी में बेहतरी रहेगी, तहामुल रहेगा और कंसिस्टेंसी भी रहेगी। अच्छा, अब कुछ बात कर लेते हैं हम चॉकलेट के हवाले से। नौशीन, चॉकलेट, हम्म। डार्क चॉकलेट भी कहते हैं स्ट्रेस रिलीव करती है, ये सही बात है? देखिए, डार्क चॉकलेट हाँ स्ट्रेस रिलीवर से ज्यादा वो एक तरह का, आप उसको इस तरह एक्सप्लेन करें कि आपको रिलीफ मिलता है खाने से, तो हो सकता है जैसे लोगों को मीठा खाने से रिलीफ जी मिलता है, जी। हाँ। समझ रही हैं? हम्म। या लोगों को पास खाने से रिलीफ मिलता है, इसी हाँ तरह डार्क चॉकलेट से भी लिंक्ड होता है। बट डार्क चॉकलेट एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, एज अ डॉक्टर, आई डू रिकमेंड, एंड आई रिकमेंड अच्छा फॉर माई शुगर क्रेविंग्स। अच्छा अच्छा। अगर आपको बहुत ज्यादा मीठे की क्रेविंग है, हम्म। तो आप 2 पीसेस ऑफ डार्क चॉकलेट लेके खा के देखिए, आपकी शुगर क्रेविंग कंट्रोल में आ जाएगी। तो अच्छा। बेसिकली डार्क चॉकलेट आपको हेल्प आउट करता है। हम्म। येट इट ऑल्सो ऑफ कोर्स उसके अंदर जो उसके वो उसका जो कोका है, और सारी जो कोको जो है, हम्म। वो सारा पाउडर जो चीजें वो आपको रिलीफ दे सकते हैं। बट अगेन, माइंड की डिपेंडेंसी डिपेंड करती है कि आप चॉकलेट्स पे कितना ज्यादा डिपेंडेंट है। अच्छा, लेकिन अगर खाए हम्म। कोई, आप सजेस्ट करिए कि आप रिकमेंड करती हैं कि डार्क आई डू चॉकलेट खानी आई डू चाहिए, आई हाँ डू सही। रिकमेंड, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, तो बिल्कुल। किस तरह खाएं, मतलब कि हफ्ते में कितने दिन और किस टाइम पर खा लें ताकि वो डाइजेस्टेबल भी हो और फ़ायदा भी करे। अच्छा, डार्क चॉकलेट बेसिकली आई रिकमेंड अबव 70%, 70%, 75-80% आपने ले लिया, ठीक है। ठीक है। उसके बाद ये बेसिकली हम यूज क्यों करें, ताकि जो वो लोगों को बहुत मीठा खाने का शौक है, तो अगर वो, अच्छा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पूरी बार भी खा सकते हैं, वल्ला आई डोंट नो, लेकिन बट दे कैन ईट इट। तो जी हमने उनको ये कहना है कि आपने डार्क चॉकलेट भी पोर्शन में लेके खानी है। सही। लाइक उसके जो पीसेस है, बार्स है, वो 2 से 3 आपने पीसेस खा लिए, तो दैट इज हेल्पफुल। कोई भी चीज एक्सेस में खाओगे तो वो नुकसानदेही हो सकती है। सही बिल्कुल। और चॉकलेट का इस्तेमाल हार्मफुल नहीं होता जब आप उसको बहुत ज़्यादा नहीं खा रहे होते, वही आपकी वाली बात ना, कि अगर आप पोर्शंस पे जी। खा रहे होते हैं तो उसका आपको फ़ायदा हो रहा होता है, ऐसा नहीं है कि आपको फ़ायदा नहीं हो रहा होता। इसी इसी बात नहीं, को आगे लेकिन बढ़ाते लेकिन हैं लेकिन कि ये जो जो लोगों ने, चॉकलेट्स है, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, आप कंटिन्यू सॉरी कीजिए मैं अपनी बात। डिस्क्लेमर
डिस्क्लेमर दे दूं कि हाँ। मिल्क चॉकलेट्स, वो कहेंगे डॉक्टर साहब ने कहा मिल्क चॉकलेट से बहुत ज्यादा खाना, उसमें शुगर कंटेंट ज्यादा होता है, तो आई डू नॉट रेकमेंड मिल्क चॉकलेट जो कि बहुत ही हुँ। शुगर कंटेंट के साथ है, उसको तो अवॉइड करके खाएं। हाँ। खाएं बट पोर्शन कंट्रोल करें। बिल्कुल सही खाएं, लेकिन आप अकॉर्डिंग टू योर बॉडी नीड उसके अकॉर्डिंगली आप यस। अगर डाइट ले रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा नौशीन, ये जो पोर्शन डाइट है, बहुत सारे लोग हम्म। ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं ये बहुत ज़बरदस्त डाइट होती है और इससे बहुत फ़ायदे होते हैं। मैं खुद भी बिलीव करती हूँ कि पोर्शन डाइट बहुत अच्छी होती है, आप थोड़ा थोड़ा खा रहे होते लेकिन वो आपको एनर्जी दे रहा होता है। अच्छा, यूजुअली घरों में और यूजुअली लोग ये कहते हैं जब आप थोड़ा थोड़ा खाते हैं तो क्या फ़ायदा, आप एक वक्त में थोड़ा खाना खाएं फिर बीच में आप अलग से खा लें, ये क्या कॉन्सेप्ट है, ज़रा ये क्लियर कीजिए। अच्छा देखिए, पोर्शन कंट्रोल इसलिए कहा जाता है क्योंकि पोर्शन को हमने डिफरेंट हाँ। उसमें डिवाइड कर दिया, नाश्ता हुँ, कर लिया, लंच कर लिया, डिनर कर लिया, स्नैकिंग कर ली। हुँ, पोर्शन हम कह क्यों रहे हैं? क्योंकि अगर आप बहुत बड़े पोर्शन लेते हैं ना, आप एकदम, और आपने नाश्ता किया, उसके बाद हमने पूरा दिन कुछ नहीं खाया और आप हुँ, रात को खाना खाया या खा रही हैं, तो आप यू टेंड टू ईट मोर, आपका पोर्शन बड़ा हो जाता है क्योंकि आपके पास जस्टिफिकेशन होती है, मैं तो पूरा दिन कुछ नहीं खाया तो आई हुँ, कैन हैव इट। हुँ, उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में इंसुलिन ज़्यादा रिलीज़ होगी क्योंकि बॉडी पूरे दिन की भूखी होती है। हुँ, उससे इंसुलिन के रिटर्न में आपके शुगर ज़्यादा आती है। तो हुँ, वो आपकी इंसुलिन स्पाइक्स और शुगर स्पाइक्स की तरफ आपको लेके जा रहे होते हैं। एंड बीइंग एन एशियन, बीइंग हम नंबर कहते हैं हमारा हर चौथा बंदा पाकिस्तान में डायबिटिक है या प्री डायबिटीज़ की तरफ का हुँ, शिकार है। हुँ, तो हमें इन चीज़ों में बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा कि हमने किस तरीके से अपनी पोर्शन कंट्रोल करना है। इसीलिए हम कहते हैं छोटे-छोटे मील्स लें ताकि हुँ, पेट भी भरा रहता है, हुँ, एनर्जी भी आपको मिलती रहती है, आपका फ़ोकस भी रहता है हुँ। और आप बहुत बड़े-बड़े पोर्शन्स नहीं खाते। सही, बहुत बड़े-बड़े पोर्शंस आप नहीं ले रहे होते हैं। अच्छा, अब क्योंकि हुँ, हम बात कर रहे हैं कि भई वो डाइट हमें लेनी चाहिए जो कि हमारा स्ट्रेस रिलीज़ करे और हमारे हुँ, मूड को अच्छा रखे। तो उसमें इन हुँ। जनरल इस सीज़न में कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं, कौन से ऐसे वेजिटेबल हैं जो ईज़ी अवेलेबल हैं, जो लोग इस मौसम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गर्मियों में उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह करें? मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन कुछ पका लें सब्ज़ी, एक दिन छोड़ के कुछ हुँ। और चीज़ शाम की चाय में ऐड ऑन कर लें, क्या-क्या किस तरीके से, थोड़ा-सा ज़रा प्लान बताइए डाइट प्लान के, क्या कुछ हो सकता है? देखो, मैंने आपको कार्ब्स का तो बता दिया था, हाँ। आटा आपके पास चावल है। मैंने प्रोटीन्स का भी आपको बताया, फिश अभी तो नहीं अवेलेबल, लेकिन आप ये हुँ, कर सकते हैं कि आप घी, दालें वगैरह को ऐड ऑन कर लें, ठीक है? अच्छा। उसके बाद अगर फ्रूट्स की बात करते हैं तो फ्रूट्स हाँ। में अभी हमारे पास जो है अभी हमारे कुछ अरसे में हमारे पास वो आ जाएँगी, चेरीज़ आ जाएँगी। चेरीज़ हुँ, जैसे जिस बेरीज़ है ना, हुँ, चेरीज़ हैं, हुँ, ये बहुत हेल्पफुल होती हैं। अच्छा। सेब आपके पास पूरा अवेलेबल होता है, सेब आप ज़रूर इस्तेमाल करें, इसका हुँ, फाइबर भी बहुत अच्छा है। हाँ। इन द कमिंग टाइम्स सब फलों का बादशाह आ रहा है, आम आ रहा है। यस। आम को हाँ, हाँ, आम को नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट कहते हैं, हाँ। बट आम को फिर आम समझ के खाएँ, आम को फिर ख़ास ना बनाएँ ना। तो वो बात सारी ये है कि आम आपने पोर्शन में लेना है, एन्जॉय करें आम, क्योंकि उसके जो उसका इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा मूड पे आपके करता है, आपको राइट। एलिवेशन देता है मूड की। हाँ, ये बिल्कुल, आपने कर लिया। सही। सब्जियाँ तो देखो हर तरह की हमारे पास अवेलेबल है, वी आर ब्लेस्ड टू हैव। तो आप सब्जियाँ कोशिश करें जो सीज़न की फ्रेश सब्जियाँ हैं, भिंडी है, तोरी है, टिंडे हैं, घिया है, कद्दू है, एनीथिंग यू नेम इट एंड यू गेट इट। ये आप हाँ, अपनी डाइट में ज़रूर ऐड ऑन करें। तो ये सही। आपको फ्रेश जो चीज़ें होंगी वो हेल्प आउट करेंगी। सही, ये चीज़ें जो हैं वो हेल्प आउट करती हैं और बड़ा अच्छा रहता है इनके साथ में आपका डाइट प्लान ना, और फिर आप इस गर्मियों में अपने आप को एनर्जेटिक भी फ़ील करते हैं। अच्छा, ऐसे फूड्स कौन से हैं जो इंस्टेंट एनर्जी देते हैं? यानी आपने जिनको, अगर आपने दिन में खाना खाया है तो आपको लगा नहीं भई मैं अभी भी डाउन फ़ील कर रही हूँ और डाउन फ़ील कर रहा हूँ, तो कौन से ऐसे फूड हैं जो गर्मी में आपको एनर्जेटिक रखते हैं, आपके मैदे में जो है वो गर्मी पैदा नहीं करते, आपको कूल डाउन रखते हैं, आपको सुकून मिलता है? एंटी डिप्रेसेंट भी होते हैं, जस्ट लाइक दही दही का इस्तेमाल किया जाता है बहुत ज़्यादा गर्मियों में, तो इस तरह के फूड्स बताइए। अच्छा, दही का सबसे ज़्यादा हाँ, ये है कि वो प्रोबायोटिक है, हाँ। आपके गट में हेल्दी बैक्टीरिया प्रोड्यूस करने में हेल्प आउट करता है। यस, यस। बजाय से कि आप महँगे-महँगे प्रोबायोटिक्स खरीदें, पाकिस्तान में सबसे बेस्ट तरीका है कि आपने दही लिया और दही को हाँ, आप अपनी लस्सी में शामिल कर सकते हैं, दही को सही। आप रायता बना सकते हैं, दही की अपनी नमकीन लस्सी बना सकते हैं, हाँ, पुदीना उसमें ऐड कर सकते हैं, सही, स्मूदीज़ बना सकते हैं, सो दही के इतने इस्तेमाल हो गए, ठीक है? सही। उसके अलावा आप कोशिश करें कि नींबू पानी का इस्तेमाल आप ज़रूर अपनी डाइट में रखें, क्योंकि नींबू इटसेल्फ इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट, वो आपकी बॉडी में बड़ी अच्छी इम्यूनिटी बिल्डअप करने में हेल्प करने हुँ, में करता है, हुँ। क्योंकि अभी इस गर्मियों में विटामिन सी इतना ज़्यादा आपको नहीं मिल रहा होता, तो नींबू पानी बड़ा अच्छा है, नींबू आपने पानी, अच्छा सा हाँ, इसका जूस बना वो आप उसको कर सकते हैं। सही। इसके अलावा अगर आपके पास बात करें, क्योंकि लोग फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह भी रख लेते हैं, मैं तो रख लेती हूँ क्योंकि हुँ, अभी होता है कभी-कभार अपने आगे एन्जॉय करना है, हुँ, तो आप वो भी अपनी स्मूदी में ऐड कर सकते हैं, ये चीज़ें आपने कर ली। सब्जियाँ देखो, सब्जियाँ अगर आप फ्रेश ले रहे हो तो खीरा आपके पास बहुत अच्छा है, इट्स मोस्टली वाटर बेस्ड, हुँ, टमाटर
आपने उसको सिर्फ स्लाइस किया, यू पुट सम लीमू ऑन इट, यू पुट सम हाँ, आपको दिल चाह रहा है आप उसको उस तरीके से एंजॉय कर सकते हो, हाँ। सलाद के पत्ते हैं। ये सारी बहुत बेसिक चीजें और इजीली आपके पास अवेलेबल भी है। सही, ईज़िली अवेलेबल भी होती हैं। अच्छा, अब आपने बताया कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो सैलेड में भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं और ये खा सकते हैं। अब मुझे ना आपसे एक और सवाल करना है, जो कि मुझसे बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि ये ज़रूर पूछें कि हमारे पास कोई डायटीशियन आए, कोई न्यूट्रिशनिस्ट आए। स्किन के लिए गर्मियों में ऐसे कौन से फूड होते हैं जो कि आप खाएँ तो एनर्जी भी आपकी मेंटेन रहे और आपकी स्किन जो है वो भी ग्लो करे और आपकी स्किन केयर भी होती रहे साथ-साथ? जी नौशीन। So the key to a good skin is a good amount of water. पानी आपने हुँ, जरूर पीना है। ठीक। आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड होगी, नो मैटर आप जितने सीरम्स, जितनी ट्रीटमेंट्स जो कर लेंगे, हाँ, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू सही। आउट, ठीक है। हुँ, सेकेंडली, हमने अभी पूरी बात की, आपकी गट आपकी स्किन को रिफ्लेक्ट करती है। आपको हाँ, पता है वो लोग अक्सर एक्नी हो रही होती है, आप उनके गट की हेल्प पे काम करें, उनकी एक्नी कंट्रोल होना शुरू हो जाती है। सही। एंटी इन्फ्लेमेशन, हल्दी का इस्तेमाल है, दही का इस्तेमाल है, ये सारी चीजें हो गई। हाँ, आपने अनदर थिंग टू बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, बट फोकस जो होता है वो वॉक पे है, एक्सरसाइज पे। आप देखेंगे आप एक्सरसाइज और वॉक करते हैं, आपकी स्किन की रिफ्लेक्शन ही चेंज होना शुरू हो जाता है। सही। तो दैट इज अगेन बिकॉज आपकी स्वेट पोर्स स्वेट कर रहे हैं एंड वॉशिंग आउट, आपकी उसमें से डेड स्किन रिमूव हो रही है, सारी चीजें हैं। हुँ, तो हुँ, बैलेंस डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, पानी का इनटेक, हुँ, ये सारी चीजें जो है इट्स अ कंबाइंड कॉम्बिनेशन टू अ गुड स्किन। देन सही। मैं हमेशा कहती हूँ हुँ, ग्लो इनसाइड आउट। हुँ, ग्लो इनसाइड आउट यानी कि आप अंदर से जब हेल्दी होंगे तो आपकी रिफ्लेक्शन में वो स्किन आपकी सारी चीजें अच्छे रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देती हैं। अच्छे तो रिफ्लेक्ट करना शुरू कर वर्क ऑन योर न्यूट्रिशन एंड हाँ, यू विल सी द इम्पैक्ट ऑन योर एंटायर सेल्फ। सही। अच्छा, जूसेस कौन से जो हैं वो पीने चाहिए गर्मियों में? क्योंकि लोग बड़े शौकीन होते हैं, आपने देखा होगा कि गन्ने का जो रस है, गन्ने का जो जूस है उसके ऊपर बड़ा रश होता है। फिर लोग जगह-जगह जो है वो गर्मियों में रुक-रुक के जो है वो ताज़ा शरबत पी रहे होते हैं कि जी ठीक है, हमें तो आप वो तरबूज़ का जो है वो शरबत पी रहे हैं, तरबूज़ का जूस निकाल-निकाल के पी रहे हैं। तो क्या ये बेनिफिट्स हैं इनके? क्योंकि गर्मियों में जो जूसेस का इस्तेमाल होता है, क्या वो ठीक है? एनर्जी मेंटेन करने के लिए ठीक है? स्टमक के लिए ठीक है? गट हेल्थ के लिए ठीक है? सो बेसिकली आई एम नॉट वेरी प्रो जूसेस। मैं हमेशा हाँ, कहती हूँ फ्रूट को उसके पल्प के साथ खाओ, फाइबर के ठीक। साथ खाओ। हाँ, लेकिन देयर आर सर्टेन सिचुएशंस जहाँ पे अगर रोड पे कोई जा रहा है हमारे, जैसे सत्तू का है जी, पानी, हाँ, नींबू पानी हो गया, नींबू पानी, तो हाँ, मलंगा के पानी आप तुखमलक, ले सकते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि वाटर सोर्स क्या है, किस तरीके का है, कहाँ से पानी आया है, बाद में आप हाँ, बीमार ना हो। तो इन चीजों को उस पे कोई मनाही नहीं है। बट अगर आपके पास एक ऐसी सोर्स है जिसमें आप अपने फ्रूट का इंटेक विद फाइबर मैनेज कर सकते हैं ना, हुँ, आई थिंक आप फ्रूट को ना इसी तरीके से खाएं, उसका जूस निकाल के मत पिएं। लेकिन अच्छा, अगर आप रोड पे हैं, आपको गर्मी लग रही है, चीजें हैं, तो ऑफ कोर्स फिर आपको पता है कि कुछ आप किसी कहीं से ले सकते हैं, तो फिर वाटर सोर्स जो आपको कि हाँ पानी का सोर्स ठीक है, आई कैन कंज्यूम इट। बट बहुत ज्यादा मीठे मशरूबात इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट। सही, क्यों भला? इसलिए क्योंकि जो मीठा है वो आपके ब्लड जिस्म में पानी एब्जॉर्ब करता है। पानी तो एब्ज़ॉर्ब आप अगर करता है। ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड है और आप मीठी चीजें खा रहे हैं, तो वो फिर आपको डिहाइड्रेट करेंगे, आपके ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ाएंगे, देन देयर मल्टीपल अदर कॉम्प्लिकेशंस इसकी तरफ वो आपको लेके जा सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, बहुत शुक्रिया नौशीन आपके कीमती वक्त के लिए। बहुत ज़बरदस्त नौशीन ने बातें की, सुपर फूड हमने डिस्कस की कि कौन से ऐसे सुपर फूड हैं जो कि आपके मूड को जो है वो सैडनेस से ले आते हैं हैप्पीनेस में। तो खुश रहिए, अच्छा खाइए और अपनी लाइफ जो है वो एंजॉय कीजिए। अपनी डाइट प्लान खुद से चार्ट बनाएं और ख़ुद ये देखिए कि रोज़ाना आप क्या खा सकते हैं। आपने मंडे से लेके जो है वो संडे तक या मंडे से मंडे तक आपने अपना डाइट प्लान बनाना है और फिर आप खुद अपने अंदर वाज़ेह फ़र्क देखेंगे, अपने मूड में चेंजेस देखेंगे, स्किन में चेंजेस देखेंगे, अपनी लाइफ में चेंजेस देखेंगे। चलिए जी, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर करेंगे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक। तो अब बच्चों की सेहत के मुतालिक हम बात करेंगे और बच्चों की सेहत के मुतालिक बात करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि अब ये जो सीज़न है ना, इसमें कई तरह की बीमारियां जो हैं वो सामने आ रही हैं कि बच्चे जो है कई बीमारियों का शिकार है, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो फ़ीवर है। अब फ्रीक्वेंट बच्चों में फ़ीवर होना, बार बार बुखार होना, बार बार बच्चों का जो है वो बीमार पड़ना, इसकी क्या वजूहत हैं, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर रिफत ने हमें ज्वाइन किया। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिफत, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक-ठाक, आप सुनाएँ? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। रिफ़त, अच्छा ये बताएँ कि बच्चों में ये जो फ्रीक्वेंटली फ़ीवर है या ये जो सिम्पटम्स आते हैं, बार-बार बीमार हो जाते हैं, इसकी क्या वजूहात हैं और क्या इसकी प्रिवेंशन है, क्या ट्रीटमेंट है? सबा अगर आजकल की मैं बात करूँ स्पेशली आजकल वायरल फ़ीवर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, हुँ, ठीक है?
तो आजकल के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो सबसे कॉमन रीज़न जो वायरल फीवर की हुई है वो इसलिए है कि आजकल हम ट्रांज़िशन वेदर में चल रहे हैं। अब सही। ट्रांज़िशन वेदर क्या होता है कि जब आपके एक मौसम दूसरे मौसम में तब्दील हो रहा है, राइट? हुँ, दिन में अगर आप देखें तो आपकी इंटेंस हीट है और बहुत ही इंटेंस समर वेदर है। हुँ, लेकिन जो शाम होती है और जो हम रात की तरफ जा रहे होते हैं तो फौरन से स्प्रिंग सा वेदर हो जाता है, राइट? हुँ, So we are living in dual weather right now. We're हुँ, living in summer in the mornings and हुँ, afternoons, and हुँ, we're living in spring in the evenings and night. हुँ, जब इतना इंटेंस डिफरेंस होना शुरू हो जाता है और सुबह के टेम्परेचर और रात के टेम्परेचर में मोर देन 5 डिग्रीज का चेंज आना शुरू हो जाता है, हुँ, तो बॉडी आपकी बैलेंस नहीं कर पाती अपने टेम्परेचर को। हुँ, अच्छा, हमारी तो कहीं ना कहीं आदत हो चुकी होती है, हमारी बॉडी डेवलप्ड है और स्मार्ट हो चुकी है विद ईयर्स, लेकिन बच्चों में तो वो डेवलपमेंट नहीं आई अभी तक। तो इसलिए जब वेदर ट्रांजिशन बहुत ज्यादा इंटेंस होता है ना, तो बच्चों को ला मोहल्ला फीवर होना शुरू हो जाता है। उसके पीछे कभी कोई अनहोनी रीजन नहीं होता, उसके पीछे आपको कोई इन्फेक्शन पॉजिटिव नहीं मिलेगा, उसके पीछे हुँ, कोई आपको बैक्टीरिया नहीं मिलेगा, आपको रिपोर्ट्स तकरीबन नॉर्मल मिलेंगी, रिपोर्ट्स में भी कोई आपको मलेरिया, डेंगू या टाइफाइड, अल्लाह माफ करे, नहीं मिलेगा। हुँ, लेकिन फीवर बहुत हाई ग्रेड होगा। हमारे पास हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर तो आजकल बच्चों का 105 है। हुँ, 105 पे बच्चे हमारे पास इमरजेंसी में आ रहे होते हैं, बहुत बुरी हालत होती है उनकी, और उसके पीछे कोई हमें पैथोलॉजी नहीं मिलती। हुँ, तो आजकल के ज़माने से तो सबसे पहला रीज़न यही मुझे मिल रहा है कि इट इज़ द ट्रांजिशन वेदर, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रहा है। तो हुँ, मैं पेरेंट्स को यही रिकमेंड कर रही हूँ कि देखें, दिन के टाइम पे बच्चे को दिन के मौसम के हिसाब से रखें, और हाँ, रात के टाइम पे बच्चों को रात के मौसम के हिसाब से रखें। आप एक ही कपड़े में पूरा दिन नहीं गुजार सकते। सही, बिल्कुल। अच्छा अच्छा, दूसरा हमारा सोसाइटी एक इशू ये भी है कि दे जी, जी, डोंट मेजर द टेम्परेचर। हाँ, सर पे हाथ रखा, सर गर्म मिला, ओहो बुखार है। हाँ, भई हर सर गर्म तो बुखार नहीं है, आप टेम्परेचर तो चेक करें। हुँ, नहीं डॉक्टर, मुझे पता है, मुझे अंदाज़ा है। मैंने कहा यार, मैंने ठंडा जिस्म भी 102 के साथ देखा है हाँ, और मैंने खौलता हुआ जिस्म भी नॉर्मल टेम्परेचर के साथ देखा है। सो आई नो हाँ, देयर आर वेरिएशंस। यू हुँ, शुड चेक द टेम्परेचर फर्स्ट हुँ। एंड देन उसको फिर आप फीवर लेबल करें और दवाई दें उसके हिसाब से। सही, बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अच्छा ये इस तरह के पेशेंट भी जो है ना जब आते हैं या वो अपनी लॉजिक के हिसाब से आपसे बात कर रहे हो तो कितना मुश्किल हो जाता होगा डील आउट करना, उनको बताना कि नहीं ये साइन एंड सिम्टम जो है इस डिजीज़ के हैं या इस वजह से हो रहे हैं रिफत? कुछ पेरेंट्स हैं, दे आर विलिंग टू हाँ, लिसन, हाँ, वांट टू लर्न। हाँ, मतलब वो ना उस तरह ईगर आते हैं, जैसे कोई स्कूल में बच्चा क्लास लेने के लिए आता है, दे आर वेरी ईगर कि डॉक्टर हमें बताएगा और हमें पता चल जाएगा। हाँ, But then there are some parents they don't want to understand. They're like, ठीक है, आप अपनी जगह ठीक है, लेकिन हम भी ठीक हैं। हाँ, ना, हाँ ठीक है, तुम ठीक हो। I हाँ। give up in the end. I'm like, yeah, you are a parent. Parent knows better. तुम ठीक हो। एग्जैक्टली कोई बात नहीं। वो एक्चुअल में यही होता है ना कि आपने कोई प्रिस्क्रिप्शन दिया है, आपने कोई जो है वो अगर ट्रीटमेंट उनको सजेस्ट किया है तो वो खुद बताएंगे आपको, वो खुद कह रहे होते हैं कि नहीं इस चीज़ से प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लमेटिक होती है। कभी कभी वो बहुत काम की चीज़ बता रहे होते हैं लेकिन यूजुअली वो बहुत सारी ऐसी बातें बता रहे होते हैं जो सिम्टम होते नहीं है, वो इमेजिन कर रहे होते हैं कि इससे ये हो जाएगा, तो बड़ा प्रॉब्लम होता है। राइट रफत? और पता है क्या, सबा, हाँ, हमारे यहाँ कल्चर, हाँ, एक बच्चे को बुखार हो गया, पूरा मोहल्ला आता है प्रिस्क्रिप्शन देने के लिए। ठीक है, हाँ, दादी को कुछ लग रहा है, फूफी को कुछ लग रहा है, हाँ, बट चची का एक्सपीरियंस कुछ और है। हाँ, फिर पड़ोसन का एक्सपीरियंस, क्योंकि उसके 4 बच्चे हैं तो उसको ज्यादा पता है। हाँ, There are so many people giving so many feedbacks to the mother with such confidence कि जब वो डॉक्टर के पास आती है तो वो आधी डायग्नोसिस माइंड में बना के बेचारी आ रही होती है, क्योंकि उसको अड़ोस पड़ोस ने इतना ज्यादा काउंसलिंग कर दी होती है। अब आखिर में मैं बचती हूँ एक अकेली की बातों में। कभी कभार मुझे इतनी ज्यादा काउंसलिंग करनी पड़ती है कि उन 6 लोगों का वजन मेरी बातों में होना चाहिए हाँ। कि वो फिर मेरी बात को समझने की वो बात को करे। समझने की So, कोशिश हमारी करें। counselling इस हाँ, तरह और से। रिफत ये बताना लोगों को बड़ा ज़रूरी है कि ठीक है उनके जो असेसमेंट होते हैं उनके बच्चों से रिलेटेड या वो उनके बारे में जो आदात जानते हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर जो है वो उसको अपने तरीके से हैंडल कर रहा होता है और उसमें ये होता है कि जो उन्होंने होम मेडिसिन की होती है या जो उन्होंने अपने घर पे इलाज किया होता है या वो उन्होंने जो मर्ज़ बढ़ाया होता है उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाती है। तो अगर आपको लगता है, लोगों को लगता है कि नहीं बच्चे की कंडीशन ठीक नहीं है, रिपीटेडली फीवर हो रहा है, रिपीटेडली प्रॉब्लम हो रही है, तो फ़ौरन से जाके डॉक्टर को दिखाएं, फ़ौरन से जाके जो है वो चेकअप करवाएं। घर में ये जो आपने कहा ना कि सबके एक्सपीरियंस मिल जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए क्योंकि बच्चों से रिलेटेड ना अगर कोई जॉइंट फैमिली में रह रहा है तो बहुत सारे लोग मुख्तलिफ राय दे रहे होते हैं। अगर चाची हैं तो वो आके कहेंगी नहीं भाई ये तो इससे ठीक हो जाएगा, डॉक्टर के जाने की क्या ज़रूरत है। कोई और कहेगा ये तो अरे खेल कूद में ज़्यादा थक गया है या थक गई है तो इसको प्रॉब्लम हो रही है। तो लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस दें कि ठीक है आप एक दिन वेट कर लें अगर ज़्यादा सिवेरिटी नहीं है, लेकिन ज़रूर आएँ, डॉक्टर को दिखाएं और आपकी इमेजिनेशन या आपके असेसमेंट गलत नहीं होते, तजुर्बात गलत नहीं होते। कभी कभी कंडीशन और सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल सही कह रही हैं। एंड द वर्स्ट थिंग टू डू इज कि मेरे बच्चे को हुआ था
तो डॉक्टर ने मुझे ये नुस्खा लिख के दिया था, तुम डॉक्टर के पास जाके पैसे जाया नहीं करो, मेरा नुस्खा फॉलो करो। एंड दे शेयर प्रिस्क्रिप्शंस। द वर्स्ट थिंग दे डू इज दे शेयर प्रिस्क्रिप्शंस। एग्जैक्टली उसको भी ये हुआ था तो इसको भी वही हुआ था, क्योंकि दोनों बच्चे साथ खेलते हैं। तो उसका नुस्खा हमने इसी पे जमा दिया। अब उसमें सबसे ज्यादा मिसयूज होती है एंटीबायोटिक्स, और वहां पे मेरे दिल और गुर्दे में जो दर्द होता है कि एंटीबायोटिक खुद से यूज करके पता नहीं कौन से डोज में, पता नहीं किस हिसाब से, वो जी फलाना ने कहा था, नहीं तो फिर फार्मासिस्ट ने कहा था, फार्मेसी दुकान वाले ने कहा था ये बहुत अच्छी दवा है। सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। द वर्स्ट एंटीबायोटिक का मिसयूज इज बिकमिंग सच अ ग्लोबल इशू कि मैं आपको बता नहीं सकती कि उसमें सबसे ज्यादा पेरेंट्स को फिर 5 मिनट ना मैं सब कुछ छोड़ के पेरेंट्स को बैठ के ना अपना एक छोटा सा एक मुख्तसर सा जो है ना काउंसलिंग सेशन करती हूँ कि यू नीड टू अंडरस्टैंड द डूज एंड द डोंट्स। जो ब्लंडर करना है करो, औलाद तुम्हारी है, खुदा के लिए एंटीबायोटिक वाला ब्लंडर मत करो। ठीक है ना, बुखार की दवा खुद से दे दो, खांसी का शरबत खुद से दे दो, दैट आई विल एनीबडी विल एक्सेप्ट। एंटीबायोटिक दे के बच्चे का बहुत ही बुरा खराब हशर करके इम्यूनिटी का, फिर आप डॉक्टर के पास एक अलग चैलेंज लेकर आते हो कि जी मैंने फलाना एंटीबायोटिक 2 दिन दी, उससे फर्क नहीं पड़ा तो मैंने वो वाला पाउडर का सिरप लिया, फिर मैंने वो वाला पाउडर का सिरप लिया, सब कुछ खत्म करके आप हमारे पास आते हैं और वो भी फुल तजुर्बा हुआ होता है, एक अजीब सी खिचड़ी पकी हुई होती है, सारी पिक्चर बच्चे की खराब हो जाती है। तो ये मेरा मैसेज है पेरेंट्स के लिए, खुदा रा किसी के कहने पे एटलीस्ट एंटीबायोटिक यूज ना करें एंड डू नॉट अज्यूम कि every fever needs an antibiotic. That is not the case. फीवर इज फीवर, वो एक सिर्फ किसी बीमारी की निशानी है। वो बीमारी भी नहीं है, बुखार बीमारी नहीं है, वो किसी बीमारी की निशानी है। हो सकता है कुछ बीमारी नहीं है, आपके बच्चे ने पानी कम पी लिया है। देखो हीट वेव की अलर्ट आ गई हमारे पास, 45 to 55 डिग्री टेम्परेचर होने वाला है भाई बिल्कुल, और फर्स्ट से लेके थर्ड तक हीट वेव अलर्ट है, बिल्कुल सही कह रही है। Exactly. You can't give antibiotic. You can't assume कि that fever is only बस infection हो गया, infection हो गया। हीट वेव भी हो सकती है, हीट स्ट्रोक भी हो सकता है। पानी पिलाएं, हाइड्रेशन करें, बच्चे को नहलाएं, और उसके बाद बुखार की दवा दे, नहीं समझ में आता फौरन ले आए हमारे पास, प्लीज एंटीबायोटिक मत। बिल्कुल ठीक कह रही है। अच्छा रिफत, ये तो हमने बच्चों के हवाले से फीवर की बात की, गर्मियों में और कौन कौन सी ऐसी कॉमन कंप्लेंट्स आती हैं बच्चों से रिलेटेड जो वालिदैन आपके पास आते हैं और कहते हैं कि जी स्किन इन्फेक्शन है या ब्रीदिंग इशू है या फिर स्वेटिंग की वजह से कोई और इशू है? क्या इश्यूज जो हैं पेरेंट्स लेके आते हैं आपके पास इस सीजन में? गर्मी जो ही हमारे पास स्टार्ट होती है ना, वी गेट रेडी फॉर दीज 2 प्रॉब्लम्स। ठीक है, हीट स्ट्रोक की हमने बात कर ली, फीवर की तो हमने बात कर ली, तो उसके अलावा 2 और बीमारियां हैं जिसके लिए हम लोग हैरान रेडी रहते हैं। सबसे पहली चीज स्किन इन्फेक्शंस बनना शुरू हो जाते हैं। स्किन इन्फेक्शंस यूजुअली बच्चों को स्वेटिंग की वजह से होते हैं, व्हेन दे आर स्वेटिंग टू मच, व्हेन दे आर प्लेइंग अराउंड, स्पेशली जो ट्राउजर का बेल्ट होता है ना, ट्राउजर के बेल्ट वाले एरिया में, और अगर वो डायपर बेबी है, 2-3 साल का भागने वाला बच्चा है लेकिन वो अभी भी डायपर पे रहता है, तो डायपर एरिया के ऊपर स्वेट और फ्रिक्शन की वजह से जो है ना इतने मोटे मोटे बॉयल्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम छाले या फोड़े कहते हैं आम अल्फाज में। एंड चूंकि बच्चे वहाँ पे स्वेटिंग भी कर रहे हैं, वहाँ पे गंदा हाथ से खारिश भी कर रहे हैं, नाखून भी गंदे हैं उनके, तो वहाँ पे बहुत जल्दी ना एब्सेस बन जाता है, वो गंदा एक पस वाला फोड़ा बन जाता है, और उसको फिर एंटीबायोटिक से ट्रीट करना पड़ता है। इट बिकम्स वेरी पेनफुल, उसकी वजह से फीवर होना शुरू हो जाता है और मजीद मसले मसाइल। तो और वो जगह जगह फैलता है, क्योंकि बच्चा एक जगह खारिश करता है, फिर हाथ यहाँ लेके जाता है, फिर हाथ सर में जाता है। सबसे कॉमन चीज, हम गर्दन और सर पे तो जरूर फोड़े, मतलब किसी बच्चे के अगर टांगों पे मिल गया ना तो हम सर ढूंढना शुरू कर देते हैं कि वो हाथ सर पे गया है और वो सर पे कहीं ना कहीं उसने कोई ना कोई लीजन बना दिया है, वो ढूंढ के मिल जाएगा, या मदर खुद ही आके बताती है कि मैडम यही हालात, यही दाना हमें सर पे भी मिल रहा है। तो एब्सेस की कंप्लेंट्स बढ़ जाती है हमारे पास। और दूसरी सबसे कॉमन कंप्लेंट डायरिया। इतना डायरिया हमारे पास आता है, एक इन्फ्लक्स आता है डायरिया का, 2-3 महीने मुस्तकिल हमें डायरिया के सिम्टम्स मिलना शुरू हो जाते हैं। बच्चे पानी बहुत पी रहे हैं, अब बहुत से बच्चे ना शॉर्टकट्स करते हैं, वो घर जाके फ्रिज खोल के पानी पीने के बजाय बाथरूम जाते हैं, वही पानी पी लेते हैं। सही, तो we get a lot of diarrhea। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये डायरिया जो आपने जिसका जिक्र किया है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? इसमें क्या जो है वो एहतियात करनी चाहिए, ये ज़रा एलिब्रेट करें ताकि पेरेंट्स को पता चले, क्योंकि ये डिहाइड्रेशन, डायरिया, ये स्किन इन्फेक्शन, ये बड़े कॉमन जो है ना वो कंप्लेंट्स होते हैं, बड़े कॉमन प्रॉब्लम होते हैं गर्मियों में बच्चों से रिलेटेड। जी रिफत भाई, अभी जो अपकमिंग गर्मियां हैं उसके अलावा भी हमारे यहाँ ह्यूमिडिटी बहुत होती है, सो सबको स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है। ठीक है ना, मैं पेरेंट्स को ये रिकमेंड करती हूँ कि देखिए बच्चों को खेल कूद से नहीं रोके, कोशिश करें कि डायरेक्ट सन के नीचे तो कभी भी बच्चा ना खेले, शाम के वक्त का इंतजार करें। ठीक है ना, दोपहर में बच्चे को खेलने की इजाजत। जो स्कूल में एक्टिविटीज चल रही हैं तो स्कूल में भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि स्कूल वाले जरा ये ख्याल करें कि उनके जो ग्राउंड है वो प्रॉपर्ली कवर्ड हो। ठीक है ना, छत के नीचे बच्चों को पीटी ना करवाएं, दैट इज वेरी वेरी डेंजरस। बच्चे डिहाइड्रेट हो जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता कि उनको पानी पीना है तो कितना पीना है, वो अंदाजा अपने आप का नहीं लगा पाते, और
जब तक उनको अंदाजा होता है, जब तक उनको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, वो बेहोश होने लग जाते हैं हाई फीवर की वजह से। तो हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कवरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। जहां बच्चा खेल रहा है, अगर तो वो स्कूल के अंदर है और पीटी एक्टिविटी है तो वो कवर्ड एरिया में खेले, और टीचर्स ये भी ख्याल करें कि हर बच्चा अपने साथ प्रॉपर वाटर बॉटल्स लेकर आ रहा है। अच्छा, स्कूल के अंदर भी अगर पानी का इंतजाम है तो बराए मेहरबानी वो साफ सुथरा पानी हो, शुड बी अ मिनरल वाटर, नथिंग लेस, ठीक है ना, कोई फिल्टर वगैरह नहीं, शुड बी अ मिनरल वाटर, क्योंकि कम से कम वो स्टेरिलाइज तो होता है, ठीक है। पेरेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को छोटी छोटी बोतलें ना लेके दिया करें, जो टिफिन के डिब्बे के अंदर टीसी आ जाती हैं, बिल्कुल 2 ग्लास के बराबर। भैया आप प्रॉपर 500 ml वाली दें, और जो बड़े बच्चे हैं उनको तो मैं साफ कहती हूँ कि 900 ml या 1 लीटर वाली जो आपकी वाटर बॉटल्स आती हैं, आप उनको वो फराहम करें, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि इफ इन केस ऑफ अ डायरिया तो एज अ सिम्टम पता चल जाता है ना, बच्चा 10 दफा बाथरूम जा रहा है जी, कुछ और करें ना करें, ओआरएस पिलाना शुरू कर दें। ओआरएस इज नॉट अ डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, ओआरएस हमारी प्रिस्क्रिप्शन की मोहताज नहीं है, हम लिखेंगे तो लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक ऐसी दवा है जो आप ओवर द काउंटर जाएं, आपके घर में 2-3 साशे एट ऑल टाइम्स ड्रॉर में पड़े होने चाहिए, ठीक है। ये सिर्फ बच्चों के हिसाब से मैं नहीं कह रही, बुजुर्गों के हिसाब से भी मैं कह रही हूँ, क्योंकि उनके साथ भी मसले होते हैं। सही। तो अगर आप 2-3 साशे लेके ओआरएस के रखेंगे, सबके काम आएगा। सो ओआरएस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो अक्सर निगलेक्ट हो जाता है पेरेंट्स से, बिकॉज़ दे आर लाइक बच्चा पीता नहीं है, जायका अच्छा नहीं लग रहा। फॉर एग्जांपल, ओआरएस का जायका अच्छा नहीं लग रहा, आप उसकी जगह दही और लस्सी का इस्तेमाल बढ़ा दें, बिकॉज़ दे आर इक्वली हाइड्रेटिंग, दे हैव ऑल द इलेक्ट्रोलाइट्स, उसके अंदर तमाम नमकियात हैं और उनके अंदर प्रोबायोटिक्स हैं जो पेट साफ करते हैं। तो दही और लस्सी ओआरएस का सबसे बेस्ट सब्स्टिट्यूट है हमारे पास। बच्चा हद मार के वो भी नहीं लेता, तो फिर आप उसको पानी दें, लेकिन पानी के अंदर वो जो ग्लूकोज पाउडर आता है ना, वो जो ग्रीन कलर के डब्बे में आता है, जो हम बचपन में पिया करते थे, द सेम वन, उसके आप 1-2 चम्मच है ना पानी के अंदर मिक्स करके वो बच्चे को आप डाल के दें, क्योंकि सादा पानी कभी कभार काफी नहीं होता, आपको ब्लड के इलेक्ट्रोलाइट्स मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा ग्लूकोज डालना पड़ता है उसके अंदर। सही। तो दैट इज द फर्स्ट एड जो हर पेरेंट्स को जरूर पता होनी चाहिए। बाकी तकरीबन हमारी आवाम काफी एजुकेटेड हो गई है, उनको पता है कि बच्चों को आपने जो है ना, या तो प्रोबायोटिक के एम्प्यूल्स हमारे पास आते हैं, सारे पेरेंट्स को नाम याद होते हैं, और आपके प्रोबायोटिक के साशेज आते हैं डिफरेंट कंपनी एंड ब्रांड्स के, मैं ब्रांड का नाम ऑफ कोर्स नहीं लूंगी, लेकिन देयर आर सो मेनी ब्रांड्स इन द मार्केट। पेरेंट्स सबसे पहले उसको शुरू, वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह इतने एजुकेटेड हो गए हैं, दे स्टार्ट द प्रोबायोटिक। चलिए जी, इस हवाले से मजीद भी बात करते हैं रफत, बिल्कुल इस हवाले से मजीद भी बात करते हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक है, छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। तो डॉक्टर रफत हमारे साथ हैं, उनसे हम बच्चों की सेहत के हवाले से बात कर रहे हैं कि इस सीज़न में क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, क्या कॉमन कंप्लेंट्स होती हैं। हम स्किन इन्फेक्शन के बारे में हम बात कर रहे थे, फ्रीक्वेंट फीवर जो होता है उसके बारे में हमने बात की, जो बच्चों के अंदर इनवाइंग सिचुएशन होती है या वो बहुत ज़िद्दी होते हैं, उस हवाले से अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। रफत, कुछ बच्चे आते हैं, कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि भाई ये बच्चे जो हैं वो रोते रहते हैं और समझ में नहीं आ रही कि इनको क्या पेन है, पेट में दर्द है, सर में दर्द है, या क्या इनके साथ इशू है। तो ये क्या यूजुअली साइन एंड सिम्टम्स होते हैं? कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं, उसकी क्या वजूहात हैं? पहली वजह तो ये कि अगर वो छोटा गोद का बच्चा है ना, हाँ, अच्छा, मैं इसमें वो बात नहीं कर रही हूँ जो वो जो घर की वजूहात होती है ना, कि किसी बच्चे को कोई ड्रेस चुभ रही है या किसी को कोई और, मैं बात कर रही हूँ मेडिकल कॉम्प्लिकेशन की, कि अगर मेडिकली जो है वो आप इसको कैसे देखती हैं और क्या डायग्नोसिस होते हैं। वो जो कॉमन कंप्लेंट्स है जिसके बारे में हम डिस्कस करते रहते हैं ना, वो तो है ही, वो तो कभी कभी होता है कि बच्चे को ड्रेस भी चुभ रही होती है, पेरेंट्स को पता नहीं होता, लेकिन मेडिकली क्या सिम्टम होता है कि बच्चे रोते हैं, उसकी क्या वजूहात होती है? मेडिकली स्पीकिंग सबा, हम बच्चों की एज के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। सही। हमारे पास अंडर 2 years है, एंड देन अंडर 1 year है, और अंडर 6 months है। ये 3 ब्रॉड कैटेगरीज हैं, क्योंकि तीनों के मसले अलग है, और तीनों का मसले एक्सप्लेन करने का तरीका अलग है ना। राइट। अंडर 6 months का बच्चा, गोद का बच्चा है, वो सिर्फ लेटा है, उसका काम सिर्फ रोना है, और इतना रोना है कि बस आप ही ने अंदाजा लगाना है व्हाट इज गोइंग टू बी, ठीक है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ मेडिकल इश्यूज पे फोकस करें, तो वो बच्चे जो अंडर 6 months हैं, उनकी सबसे कॉमन वजह ये होती है कि ठीक है, मदर जज नहीं कर पाती कि बच्चे को मैंने फीड तो करा दिया, लेकिन वो फीड से उसका पेट नहीं भरा है। हाँ। तो अक्सर बच्चे जो है ना, थोड़ी देर के लिए तो चुप हो जाते हैं दूध पीकर, और माँ को लगता है पेट भर गया, लेकिन आधे पौने घंटे के बाद वो बच्चा फिर रोना शुरू हो जाता है। द मदर गेट्स वेरी कंफ्यूज कि मैंने अभी दूध पिलाया, तो वो अज्यूम करती है कि दूध तो पिला दिया, तो भूख तो वजह नहीं होगी, बट टेक्निकली यस, अगर बच्चा दूध पीते पीते सो गया है, उसने पेट भरा नहीं है, तो वो नींद में से उठ के रोना शुरू कर देगा, ज़ाकतार होएगा, और जब तक उसको दूध नहीं मिल जाएगा वो चुप नहीं करेगा। सो मदर्स के लिए मैं हमेशा उन्हें गाइड करती हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे के मुंह पे हाथ रख के देखें, अगर बच्चा फिंगर को फौरन सक करने लग जाए, दैट मींस योर चाइल्ड इज वेरी हंग्री, उसी वक्त दूध पिलाएं उसको, ठीक है। सो हंगर सबसे बड़ी वजह होती है। दूसरी सबसे बड़ी वजह जो बच्चों के अंदर होती है, वो डायपर इज टू वेट, ठीक है।
बच्चों को बर्दाश्त नहीं हो रहा होता या उनको डायपर रैश बिल्ड हो चुका होता है और उसके ऊपर अगर बच्चा उसको मजीद वेट करना शुरू करता है तो जाहिर है बर्निंग होती है। बच्चे बर्निंग सेंसेशन की वजह से बहुत बेचैन होते हैं, ठीक है ना। मदर कहती है कि मैं तो डायपर साफ भी कर दिया, बच्चे को कवर भी कर दिया, चेंज भी कर दिया, चेंज करने के बाद थोड़ी देर बाद बच्चा फिर रो रहा है। वो फिर इसलिए रो रहा है क्योंकि उसकी रैश में फ्रिक्शन हो रही है और वो फ्रिक्शन की वजह से रोना शुरू कर देता है। सही। तीसरी वजह आ जाती है बच्चे का फीवर। ओके। बच्चे को फीवर डेवलप होना शुरू हो गया है और फीवर शायद किसी अनहोनी वजह से है, किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से है, हाँ। जो बच्चे को बॉडी एक्स करा रहा है। अब बॉडी एक ऐसा सिम्टम है जो कोई बच्चा मुंह से बोल तो सकता नहीं है, सिर्फ एक्सप्रेस कर सकता है रो रो कर। सही। तो इसलिए अगर बच्चे में आपने सारे प्रॉब्लम्स चेक कर लिए हैं, हाँ। कोई डायपर का इशू नहीं, भूख का इशू नहीं है, लेकिन वो ज़्यादातर रोना शुरू हो गया है और बच्चा किसी तौर पे मान नहीं रहा, हाँ। बहुत ही बेचैन और इरिटेबल हुआ हुआ है, हाँ। सो यस टेक टू द डॉक्टर, क्योंकि इसकी पीछे वजह कोई इन्फेक्शन हो सकती है जो इस वक्त अपनी अलामत जाहिर नहीं कर रही है, लेकिन पहली अलामत ही बच्चे का रोना है और इवेंचुअली बुखार है जो फिर उसके साथ साथ बिल्डअप होना शुरू हो जाता है और उसमें बॉडी एक चीज जरूर इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। सही। ठीक है, उसमें हाँ 6 कोई मंथ से कोई ऊपर वाले कॉम्प्लिकेशन हो बच्चे सकते में भी हैं। जी जी जी, कंटिन्यू हाँ, कीजिए। जी बहुत ज्यादा। जी 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 रिफत। 6 मंथ से अब ऊपर वाले बच्चे में आते हैं तो ऊपर वाले 6 मंथ से ऊपर वाले बच्चे यूजुअली अपनी एक्सप्रेशन से बता देते हैं। 6 मंथ से ऊपर सबसे ज्यादा मसला क्या होता है? कान का इन्फेक्शन। ठीक है, Okay. कान का इन्फेक्शन इसलिए होता है क्योंकि उनको जुकाम ठहरना शुरू हो जाता है, उनका जुकाम बढ़ना शुरू हो जाता है, उनको हाँ। फ्लू के सिम्टम्स होते हैं। सही। जो बच्चों का नोज के अंदर से लेके एयर के पर्दे के पीछे वाला जो कनेक्शन है ना, हाँ, हमारा थोड़ा क्रोकेड है, तो इसलिए हमारा नजला कान में नहीं बहता। लेकिन जो बच्चों का चैनल है ना, वो तो बहुत छोटी सी जगह है और वो बिल्कुल स्ट्रेट है, तो जो भी नाक की रतूबतें, बैक से सिक्रीशंस है ना, वो सारी कान में बहना शुरू हो जाती हैं और वो कान के पर्दे के पीछे इन्फेक्शन क्रिएट करना शुरू कर देती हैं। उससे क्या होता है कि बच्चे को कान में बहुत मीठी मीठी खारिश भी शुरू हो जाती है, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ इरिटेशन। अब वो बच्चा कान भी जोर जोर से खींचता है लेकिन उसको मजा नहीं आ रहा, वो रोना शुरू कर देता है कि समथिंग इज इनसाइड माय ईयर एंड कुछ कर रहा है मेरे कान में, हाँ। कोई चीज। तो वो बच्चा बहुत रोता है, उसमें आप सर से लेके पैर तक उसको टटोलने, कोई सिम्टम आपको नजर नहीं आएंगे, लेकिन वो बच्चा हद से ज्यादा बेचैन होता है। तो वो फिर हमारे पास ही आके पता चलता है कान चेक करके कि इट इज बेसिकली द एयर इन्फेक्शन दैट्स बॉदरिंग। ठीक है, कॉमन सारी कंप्लेन उसमें भी गैस की कंप्लेन हो सकती है, बच्चे को बदहजमी की कंप्लेन बहुत कॉमन है क्योंकि उन दिनों बच्चे ने नया नया खाना शुरू किया हुआ होता है, तरह तरह की चीजें बच्चा खा रहा होता है। हाँ। तो उसमें पेट में गैसेस हो गई, ब्लोटिंग हो गई, सबसे बड़ी वजह होती है। बच्चे के पेट में शदीद जो है ना ग्राइप और स्पैज्म वाले पेन होते हैं, मरोड़ वाले पेन। वो पेन अक्सर अनडायग्नोस्ड इसलिए चले जाते हैं क्योंकि कॉन्स्टिपेशन डायग्नोस नहीं हो पाती पेरेंट्स से। अब वो बच्चा रह रहे के पेट में मरोड़ कर रहा है, खाना पीना बंद कर दे रहा है, तो वो भी एक बहुत बड़ी वजह होती है बच्चे के बेचैन होने की, और उसमें भी बच्चे की तकलीफ बहुत ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा होती है। चलिए जी, ये सारे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जो बच्चे बहुत ज्यादा रोते हैं, लेकिन इसमें एज जो है वो मैटर करती है कि जस्ट बॉर्न टू 6 मंथ, जैसे अभी रफत ने बताया, फिर उसके बाद 1 साल से लेके 6 साल की उम्र तक के जो बच्चे हैं उनके हवाले से फिर बताया। बहुत शुक्रिया रफत आपके कीमती टाइम के लिए। आज हमने ढेर सारी बातें की और कोशिश की कि बच्चों की जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, स्पेशली इस सीजन में, गर्मियों में, उनको जो जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो हम डिस्कस करें। फिर हम एक सेगमेंट रखेंगे और कोशिश करेंगे कि बच्चों के और भी जो प्रॉब्लम्स हैं, कंप्लेंट्स हैं, वो हम डिस्कस करें ताकि हमारे नाजरीन को जो है ये पता चल सके कि उनको किस टाइम पर बच्चों को डॉक्टर के लेके जाना है और घर पे उनको कोई ऐसी चीज़ नहीं देनी है, एंटीबायोटिक या किसी गलत दवा का इस्तेमाल नहीं करना है जो उनके लिए हार्मफुल हो। चलिए जी, शो में यह वक्त हुआ है हेडलाइंस ब्रेक का। हेडलाइंस ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर करेंगे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक। तो भाई अब हम कुछ बात करेंगे कि नेचुरल चीज़ों से हम अपनी ज़िंदगी में क्या चेंजेस लेके आ सकते हैं। और ये जो बहुत ज़्यादा गर्मियों में आप देखते हैं ना, लोगों को एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बीपी लो हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे होते हैं, इसका क्या इलाज है, इस पर बात करने के लिए शाह भाई हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं शाह भाई, आप ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम सबा बेटा, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ शाह भाई। शाह भाई, अच्छा गर्मियों में सबका मसला ये होता है कि जी गर्मी लग रही है, स्वेटिंग हो रही है, पसीने आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉब्लम होती है कि उनको बहुत ज़्यादा पसीने आना शुरू हो जाते हैं। यानी कि अगर फ़ौरन से फ़ैन ऑफ हो जाए या वो धूप में जाएँ या वो AC में ना हो तो वो उनकी हालत गैर हो जाती है, उनके लिए बेरेबल नहीं होता ये सीज़न। उनको क्या करना चाहिए? देखिए, बाज़ लोगों का एसिडिटी बढ़ी हुई होती है, हाँ। बाज़ लोगों का टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा हाँ, हुआ होता है, हाँ। जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत ज़्यादा फील होती है। और ख़वातीन में ये मेनोपॉज के बाद भी होता है और आम तौर पे भी। और उनको अपने अंदर बहुत ज़्यादा हीट महसूस होती है कि पसीना बहुत ज़्यादा, और पसीने की स्मेल भी होती है। तो जिन लोगों को भी एक्स्ट्रा पसीना आ रहा हो और कंट्रोल से बाहर होता हो, भीग जाते हो बिल्कुल,
और हाथ यूं करते हैं तो हाथों से भी पसीना टपक रहा होता है। तो ऐसी सूरत में आपने लेना है 4 दाने आलू बुखारा, 4 दाने आलू बुखारा, 1 चाय वाली चम्मच सौंफ और 1 चाय वाली चम्मच ज़रिश्क शीरी, ज़रिश्क शीरी 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें, सुबह निहार पेट उसे चम्मच के साथ शेक करें और छान के वो फेंक दें और उसका बचा हुआ पानी पी लें। एक टाइम रोजाना पिए, आप देखें पूरा दिन ठंडा ठंडा गुजरेगा आपका। हाँ, बहुत बेहतरीन। लेकिन कोशिश कीजिए कि हर 1 घंटे बाद 1 गिलास पानी पिएं। हाँ, और साथ में ये है कि थोड़ा चला फिरा भी करें। और कोशिश करें कि आप साए का इस्तेमाल ज़्यादा करें, आप धूप का कम करें। बिल्कुल, धूप का इस्तेमाल जो है वो आप जब आप किसी जगह पर हों तो आप गैर ज़रूरी बाहर नहीं बाहर निकलें, ना निकलें। गैर ज़रूरी धूप के टाइम पर आप बाहर नहीं जाएं, आप अपने लिए एहतियात करें। और अगर कहीं आप चले जाते हैं तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप कोई सायेदार जगह ढूंढ लें, आप वहाँ पर बैठ जाएं ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। अच्छा शाह भाई, आज आप हमें क्या रेमेडी बताने लगेंगे, ज़रा बताइए। देखिए, अक्सर लोगों को मुंह से स्मेल महसूस होती है इस गर्मी के अंदर भी, और बाज़ लोगों का मैदा ठीक नहीं होता, तेज़ाबियत होती है, गैसेस बहुत बनती हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, या आम तौर पे भी मुंह से स्मेल बहुत ज़्यादा फील होती है। तो उसको ख़त्म करने के लिए हमने टोटली 3 चीज़ें लेनी हैं। एक हमने लेना है सौंफ, अनारदाना और सब्ज़ इलायची। सही। आपने सौंफ, ये इसका पाउडर है, ये हम लेंगे 50 ग्राम, और 50 ग्राम हम अनारदाना लेंगे, ये इसका पाउडर है। सही। और इसमें 10 ग्राम जो है सब्ज़ इलायची डालेंगे। ये सब्ज़ इलायची 10 ग्राम डालेंगे। 2 चीज़ें 50-50 ग्राम ऐसे मिला के इसे बारीक पाउडर बना लें, और इसकी खाना खाने के बाद वाली चम्मच पानी के साथ, आधी चम्मच से ज़्यादा ना लें, पानी के साथ इस्तेमाल करें। आप देखें यह आस्ते आस्ते मुंह की स्मेल परमानेंट तौर पे ख़त्म हो जाएगी। अगर दांतों में की वजह से मसूड़े सूज जाते हैं या पायरिया की वजह से मुंह से स्मेल महसूस होती है, तो फिर आपने 3 चीज़ें लेनी है, सत पुदीना, सत अजवाइन, सत काफूर। ये बिल्कुल क्रिस्टल होते हैं वाइट कलर के। और अगर दुकानदार के पास जाएं तो उनको कहें अमृत धारा का नुस्खा दे दें, वो समझ जाएगा। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, सत अजवाइन, सत पुदीना, सत का। उन्होंने इन तीनों को अगर आप मिला लेंगे ये लिक्विड बन जाती है। तो उन्होंने पहले से भी बना के रखी हुई होती हैं शीशियाँ, तो उसके 10 कतरे 1 कप पानी में डाल के दिन में 2 या 3 बार कुल्ली करें। ये मसूड़े बिल्कुल साफ हो जाएंगे, सूजन भी उतर जाएगी, और मुंह की स्मेल इसकी वजह से भी हो तो वो ठीक हो जाएगी। वो भी ठीक हो जाएगी। अच्छा, आपने मुंह की स्मेल की बात की, तो गर्मियों में ना लोगों के पसीनों से भी बड़ी स्मेल आ रही होती है, और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो लोग कह नहीं पा रहे, तो उसका क्या हल है, लोग उसके लिए क्या करें? देखिए, पसीने में से स्मेल आती है, बाज़ लोगों के सॉक्स में से भी आती है, और बाज़ लोगों को अजीब सी यानी नागवार गुजरती है वो स्मेल। तो आपने स्प्रे वाला के गुलाब ले लें, ठीक है। उसके अंदर जो है आपने ये लाल फटकड़ी है, एक वाइट फटकड़ी होती है ना, ये लाल होती है, हर पंसार की दुकान पे आराम से मिल जाती है ये। तो इसका 1 इंच का टुकड़ा या 1 मटर के दाने के बराबर एक अंदाज़ा है, 100 ml का यानी आधा पाव का जो अर्के गुलाब मिलता है जो स्प्रे वाला, उसके अंदर ऐसे डाल के छोड़ दें आप, और फिर हिला लें। और फिर आप अपनी बॉडी पे, फेस पे, ये बॉडी पे फेस पे करेंगे तो ऑयल आ रहा होता है ना, ये उसको भी ख़त्म कर देती है। और बॉडी पे, अंडर आर्म में, और इसके अलावा पाँव पे जो सॉक्स पहनते हैं वहाँ पे आप इसका स्प्रे करें। जो पसीने की स्मेल है वो महसूस नहीं होगी, वो महसूस नहीं होगी, और वो लेकिन बड़ी इसे जल्दी कुछ अरसा कंटिन्यू कर लीजिएगा, कुछ जब अरसा मुकम्मल ठीक हो जाए तो फिर छोड़ दीजिएगा, फिर छोड़ दें। सही। अच्छा शाह भाई, और गर्मियों में बहुत सारे ऐसे इश्यूज भी होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पसीने की बड़ी स्मेल आ रही होती है। इसके अलावा क्या होता है, लोगों में हार्मोनल इम्बैलेंस भी बड़ा हो रहा होता है, उससे भी लोगों को प्रॉब्लम होती है, उसके लिए क्या किया जाए? देखिए, जिन लोगों को भी हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है, जिसमें प्रोलैक्टिन, FSH, LH, टेस्टोस्टेरोन लेवल, ये चीज़ें डिसबैलेंस हो जाती हैं, तो आपने लेनी है 2 चीज़ें। एक आपने लेना है गुले पिस्ता, गुले पिस्ता 50 ग्राम, और दमासा बूटी 50 ग्राम। दमासा बूटी 50 ग्राम, गुले पिस्ता 50 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें आप। फिर कपड़े में छान लें, इतना बारीक होना चाहिए। आधी चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, आधी चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ। और ये कंटिन्यू आपने 2 महीने इस्तेमाल करना है। 2 महीने बाद अपने टेस्ट करवा लें, इंशाल्लाह आपको सब कंट्रोल में मिलेंगे। आप बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये चीज़ें ज़रूर डायग्नोस ज़रूर करें, टेस्ट ज़रूर पहले टेस्ट करवाएं कि आया वाकई में ये डिसबैलेंस है कि नहीं है। बिल्कुल, उसके बाद फिर आप अपना जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट करें। हम इस मौसम में जैसे पानी पीते हैं, अभी तरबूज भी है, खरबूजा भी आया हुआ है, आप उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। आप तरबूज से खाते हैं तो उसको बीजों के समेत खाएं ताकि अंदरूनी ज़ख्मों को भी ठीक करे। और कोशिश करें कि मगरिब से पहले खा लिया करें। सही, बिल्कुल। और जो कट लगा के लेकर आते हैं ना,
तो वो फिर उसमें जरासीम आ जाते हैं। सही। तो आप कोशिश किया करें कि साबुत लिया करें, किसी पहचान वाले को बोलें, वो आपको लाल दाना निकाल के देगा। सही। वो आप घर ला के फ्रिज में इस तरह साबुत रख लें और फिर वो ठंडा होगा तो फिर उसको काट के आप उसी टाइम पे सारा ख़त्म कर दें, इसको रखें नहीं फ्रिज में। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उसको फिर आप जो है ना रखें नहीं, और वो फिर आपके लिए ना वो ज़्यादा अच्छा बेनिफिट होगा और ज़्यादा अच्छा बेनिफिशियल होगा। अच्छा शाह भाई, अब क्योंकि हम थोड़ा सा ना ज़रूर बात करते हैं इस हवाले से कि गर्मियों में स्किन केयर करनी होती है, लोगों ने गर्मियों में अपनी स्किन को बड़ा अच्छा रखना था, लेकिन उससे पहले गट हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्मियों में ये होता है कि लोगों को मैदे में ना उफारा सा हो रहा होता है, मैदे में भारीपन हो रहा होता है, खाने डाइजेस्ट नहीं हो रहे होते। अगर उन्होंने सुबह में नाश्ता मतलब हैवी नाश्ता किया है, ब्रेकफास्ट किया है, पराठा वगैरह खाया है उन्होंने, तो जाहिर सी बात है वो उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता, गर्मी भी लग रही है, वॉमिट भी फील हो रही है, तो अजीब सी जो है ना वो सिचुएशन होती है। तो चले इसके बारे में बात करते हैं, इसकी रेमेडी भी पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, स्टमक को कैसे रिलीव करें, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो बात कर रहे हैं हम मैदे के भारीपन की कि जो खाना जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता, उसके लिए क्या रेमेडी है। शाह भाई हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाह भाई बताइए। देखिए, ये अक्सर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनका पेट अफारा करता है, गैसेस बहुत बनती हैं, खट्टी मीठी डिकारें शुरू हो जाती हैं, बाज़ों का वॉमिट फील होती है, और इसमें यह है कि कभी मैदे में जलन भी शुरू हो जाती है। तो उसको ठीक करने के लिए आपने इसमें भी टोटली 3 चीज़ें लेनी है। 2 चीज़ें तो यहाँ मौजूद है, मैं दिखा देता हूँ। सौंफ लेनी है 50 ग्राम, अनारदाना 50 ग्राम, पुदीना सूखा हुआ 50 ग्राम। 3 चीज़ें हो गई, सौंफ, अनारदाना और पुदीना। ये 50-50 ग्राम लेके मिला के बारीक पाउडर बना लें और खाना खाने के बाद 1 चाय वाला चम्मच पानी के साथ लें। आप देखें 5 से 10 मिनट में आपको सुकून मिल जाएगा, तेजाबियत भी दूर हो जाएगी, अफारापन भी दूर हो जाएगा। एक होती है मुंह में छाले बन जाते हैं अक्सर लोगों के, अगर छाले नहीं बनते हैं तो मुंह जल रहा होता है, पेट जल रहा होता है और हाथ पांव भी जल रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत में आपने 2 चीज़ें लेनी है। एक लेना है आपने इसबगोल दाना, जिसे इसबगोल साबुत भी कहते हैं, ब्राउन कलर के बीज होते हैं, वो आधी चम्मच, और तुख्मे बलंगा आधी चम्मच 1 गिलास पानी में डिप कर दें। थोड़ी उसमें थोड़ा सा गुड़ भी डाल लें आप, और इसे थोड़ी 15 मिनट के लिए रख लें। जब ये फूल जाए फिर चम्मच के साथ शेक करके पी लें। एक तो जायका भी अच्छा होगा, दूसरा ये है कि पेट की जलन, हाथ पांव की जलन, ये सब दूर हो जाएगी। ये सब दूर हो जाएगी, सही। और इससे बड़ी बेहतरी आती है और बड़ा बेनिफिट रहते हैं इसके। अच्छा शाह भाई, एक और चीज़ जो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी, ये तो चले भारीपन हो गया एंड ऑल दैट, लोगों को वॉमिट बहुत आती है। हाँ। अगर वो कहते हैं ना कि ट्रैवल सिकनेस होती है, नहीं अगर कोई बस में बैठ के सफ़र कर रहा है, कोई रक्शे में बैठ के जा रहा है, कोई इनफैक्ट गाड़ी में ही है, यानी अगर एसी भी चल रहा है, तो गर्मियों में लोग थोड़ा सा उनको ऐसा होता है कि जैसे हमें वॉमिट आ रही है, उबकाई सी आ रही है, ये क्या कंडीशन होती है, ये क्या सिचुएशन? ये सफरी कह होती है। अच्छा, ये सफरी कह कहलाती है। कहीं सफ़र पे जाते हैं, गाड़ी में होते हैं, बस में होते हैं, किसी में होते हैं, उनको एकदम वॉमिटिंग फील होती है। हाँ। चाहे वो मर्द हज़रात हों, बच्चे हों या ख़वातीन हों। हाँ। उन सब के लिए मैं बता रहा हूँ। इसमें भी आपने 3-4 चीज़ें लेनी है। हाँ। आपने लेना है अनारदाना 50 ग्राम, सही, सूखे लीमू 50 ग्राम, सूखे लीमू 50 ग्राम, अजवाइन 50 ग्राम, हाँ, और पुदीना 50 ग्राम। हाँ। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। हाँ। और जहाँ भी सफ़र पे जाएं ये आप अपने पास रखें, 1 चुटकी खा लें पानी के साथ। आपको पूरे दिन में, यानी जहाँ जहाँ आप जा रहे हैं, 1 घंटा 1.5 घंटे का भी सफ़र हो, वॉमिट फील नहीं होगी। सही। और आम तौर पे अगर आपको रहता ही है ये प्रॉब्लम, तो फिर इसे सुबह शाम रोज़ाना 2 टाइम खाइए, और जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिए। सही, मुकम्मल ठीक हो जाए तो फिर इसको रोक दें। अच्छा, अब इशू ये है कि ये सफरी क्या का आपने जिक्र कर लिया, अब ट्रैवल सिकनेस भी होती है बहुत सारे लोगों को, उस बारे में भी शाह भाई रेमेडी बता चुके हैं। अब शाह भाई, जैसे सर्दियों में लोगों के जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, गर्मियों में ना मस्कुलर वीकनेस बहुत होती है, गर्मियों में वीकनेस बहुत होती है, एनर्जी बहुत डाउन होती है, लोग लेथार्जिक फील करते हैं, मूड बड़ा ऑफ होता है। क्या कौन सी ऐसी रेमेडी है या कौन से ऐसे फूड्स हैं, अभी इससे पहले वाला जो हमारा सेगमेंट था उसमें भी हम सुपर फूड के बारे में बात कर रहे थे, तो ऐसी कौन सी रेमेडी है जिससे अगर किसी को सर दर्द हो रहा है, किसी को बहुत लो फील हो रहा है, वो डाउन फील हो रहा है, तो वो फ़ौरन से अगर कोई चीज़ खाएं या आपकी रेमेडी करें तो उससे बेहतरी आ जाए? एनर्जी बूस्टर भी होगा। हाँ। और दूसरा ये है कि जो बोन्स में इम्यूनिटी बेहतर करने के लिए बेसिकली, जो मसल्स में दर्द होता है, सुस्ती काहली होती है, कहीं जाने को दिल नहीं कर रहा, जिस्म टूट रहा होता है, हाँ, तो ऐसी सूरत में आपने 2 जड़ी बूटियां लेनी है। एक आपने लेना है मगज़े बिनोला। अच्छा। मगज़े बिनोला ये 50 ग्राम ले लें। सफ़ेद मूसली 50 ग्राम ले लें। सफ़ेद मूसली में विटामिन डी की मिकदार बहुत पाई जाती है। हाँ। इन दोनों को मिला के बारीक पाउडर बना लें,
1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास ठंडे दूध में मिला के 1 टाइम रोज़ाना पिएं। एक तो ये गर्मी की शिद्दत को कम करेगी, दूसरा ये है कि जो पट्ठों में दर्द होता है, सुस्ती, काहली होती है, ये सब दूर होना शुरू हो जाएगी। आप उठ खड़े होंगे, एक्टिव हो जाएंगे। उसे आप रोज़ाना की बेस पे भी ले सकते हैं और ये मर्द और ख़वातीन दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जितनी भी रेमेडीज़ मैं बता रहा हूँ ये प्रेगनेंसी के दौरान इस्तेमाल ना करें, बाकी सब कर सकते हैं। हाई बीपी वाले भी कर सकते हैं, शुगर वाले भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। सब कर सकते हैं। और अच्छा, हाई ब्लड प्रेशर की आपने बात की ना, तो जिन लोगों को बीपी यूजुअली हाई रहता है तो उन लोगों के लिए क्या करना चाहिए? हमें एक कॉलर ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? अच्छा जी, कॉलर जैसे हमसे कनेक्ट होंगे तो डेफिनेटली फिर हम उनसे पूछेंगे कि उनके क्या सवाल आते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को जो है वो क्या करना चाहिए? देखिए, अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है कि मेडिकेशन भी खा रहे होते हैं, उसके बावजूद उनका बीपी जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा होता। तो आप अपनी ग़िज़ाओं में तवज्जो दें कि आप ऐसी क्या चीज़ें खा रहे हैं जिसकी वजह से आपका जो बीपी वो शूट कर रहा है। हाँ। तो एक लकड़ी आती है असरोल के नाम से, असरोल। हाँ। इससे बारीक पाउडर बना लें, सुरमे की तरह बारीक हो, कपड़े में छान लें, इतना बारीक हो, ठीक है। इसकी एक चुटकी से ज़्यादा ना खाएं, मुंह में डालें, ऊपर पानी पी लें सुबह नाश्ते से पहले। और अगर डॉक्टर की मेडिकेशन चल रही है तो वो अपने डॉक्टर से मशवरा करके उसमें रद्दोबदल करें, खुद से ना करें और इसके साथ जारी रखें। आप देखें चंद दिनों में आपका ब्लड प्रेशर बच्चों वाला हो जाएगा, 120/80। सही। चलिए जी, कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? चलिए जी, जैसे ही हम से कनेक्ट होंगे, वो रिकनेक्ट होते हैं, हम फिर बात करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बात कर रहे थे शाह जी जी। तो ये असरोल बूटी का मैंने बताया, असरोल बूटी, इसे बारीक पाउडर बना लें। ये 1 चुटकी सुबह नाश्ते से पहले रोज़ाना पानी के साथ लें। आप देखें इंशाल्लाह ताला आपका जो बीपी है वो बच्चों वाला हो जाएगा, चंद दिनों में 120/80 पे आ जाएगा। एक थायराइड ग्लैंड्स लोगों का बढ़ा हुआ होता है, थायराइड ग्लैंड्स जो बढ़ा हुआ होता है, बहुत तो प्रॉब्लम होती है। काफ़ी मेडिकेशन भी चल रही होती हैं। हाँ। आप हमारी एक बूटी आती है तुख्म सरस के नाम से। अच्छा। ये तरबूज के बीज होते हैं ना, इस टाइप के होते हैं, लेकिन तरबूज के बीज नहीं होते हैं, ये कड़वे होते हैं। तुख्म सरस, इससे बारीक पाउडर बना लें। आधी चाय वाली चम्मच सुबह, आधी चाय वाली चम्मच शाम, खाने से पहले पानी के साथ। अगर भूल जाएं तो खाने के आधे घंटे बाद ले लें और ये कंटिन्यू 3 महीने यूज़ करें। और 3 महीने बाद अपना थायराइड प्रोफाइल करा रहे हैं, आपका T3, T4, TSH तीनों कंट्रोल में मिलेंगे इंशाल्लाह। T3, T4, TSH तीनों कंट्रोल में मिलेंगे। अच्छा, थायराइड की वजह से जो प्रॉब्लम होती है, लोग वेट गेन करते हैं थायराइड की वजह से, ठीक है। थायराइड की वजह से उनको हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उसको बैलेंस रखने के लिए अगर किसी ने T3, TSH, T4 थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का टेस्ट करा लिया है और वो ठीक है, मतलब उनको कोई इशू नहीं है, तो वो लोग इसको मेंटेन रखने के लिए, इसके प्रिवेंशन के लिए कैसे जो है वो बच सकते हैं? क्या रेमेडी करें, कौन सी डाइट लें? ये थायराइड से आप तुख्म सरस एक टाइम खा लें। हाँ, नहीं, मैंने कहा जिन लोगों को डायग्नोज नहीं होता, हाँ, बिल्कुल ठीक होता है कि भाई कोई डिजीज नहीं है थायराइड से रिलेटेड ना, जो थायरोक्सिन खाने वाले लोग हैं वो तो डायग्नोज के बाद खा रहे होते हैं ना। लेकिन अगर एक बंदा बिल्कुल ठीक है, यानी कि किसी ने अपना हार्मोन्स का टेस्ट कराया, उसके ठीक है टेस्ट, तो उसको क्या डाइट लेनी चाहिए ताकि वो इस तरफ ना जाए, प्रिवेंशन के लिए, इलाज के लिए, यानी रोकने के लिए कि उस तरफ ना बढ़े, जैसे वेट गेन ना करे। एक बीमारी नहीं है, आप उसकी दवा ना खाइए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप जिस तरीके से चाह रहे हैं कि आपकी फिटनेस आपकी बिल्कुल सही है, आप वेट ना बढ़े आपका और वेट कम हो जाए, ठीक है, तो उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ जिनको थायराइड नहीं भी है, वेट बढ़ रहा है, तो वो सिर्फ 2 चीज़ें ले लें, अलसी के बीज और ज़ीरा सफ़ेद। सही। अलसी के बीज यानी फ्लैक्सीड और ज़ीरा सफ़ेद। अलसी के बीज को थोड़ा सा पहले भून लें, 100 ग्राम ले लें, उसको भून लें, फिर इसको उतार लें और इसमें 100 ग्राम ज़ीरा सफ़ेद डाल लें और बारीक पाउडर बना लें। सुबह शाम आधी चम्मच पानी के साथ। आप देखें 4 दिनों में कपड़े कितने लूज होते हैं और आप 1 महीने में स्मार्ट कितने होते हैं। सही। अच्छा, जो बढ़ा हुआ पेट होता है, इस हवाले से हमने पहले ही बात की थी, ये जो आपने वेट लॉस वाली रेमेडी बताई है, इसमें वो भी हाँ, ये फालतू फैट को कम करती है। हाँ, एक्सेस फैट को कम पेट हो, हिप्स हो, थाइस हो, गर्दन के पीछे की चर्बी हो, ये डबल चिन हो, ये सब में काम करती है। सब में काम करती है। अच्छा, गुर्दे में पथरी जिनके हो जाती है, वो क्या करें और उनके लिए क्या इलाज है, अगर तो वो बहुत ज़्यादा सिवियरिटी की तरफ नहीं है तो कोई रेमेडी एक तो रेड मीट का इस्तेमाल कम करें, दूसरा लोबिया, चने की दाल
और मेथी, पालक, टमाटर इनका इस्तेमाल बंद कर दें। हाँ। और एक दाल आती है कुल्थी की दाल। हाँ। कुल्थी की दाल, ये बड़ी सख्त दाल होती है। इसका आधा कप आप इतने पानी के अंदर भिगो दें कि ये डिप हो जाए और रात भर पड़ा रहे। सुबह के टाइम इसे पकाएं आप, और इतना पकाएं कि ये दाल नरम हो जाए और थोड़ा पानी भी रह जाए। और ये दाल आप सुबह के टाइम किसी वक्त नाश्ते से पहले या बाद में वो खा लें, उसका बचा हुआ पानी पी लें, फिर सुबह भिगो दें, फिर रात को पकाएं। ये दिन में 2 बार करें, 40 दिन तक करें। ये पथरी को भी ख़त्म करती है, अगर रेत आ रही हो ये उसको भी दूर करती है, यूरिन को भी क्लियर करती है। यूरिन को भी क्लियर करती है और आपकी जो पेन है ना उसमें भी बड़ा फिर रिलीफ हो जाता है और उससे भी बड़ा आपको फ़ायदा होता है। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और शाह भाई यहाँ पर मौजूद हैं, आप उनसे अपने क्वेश्चंस जो हैं वो भी पूछ सकते हैं। अच्छा शाह भाई, एक चीज़ जी है जी बिल्कुल, कि अक्सर लोगों को इस मौसम में कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा तंग करती है, कब्ज़ रहने लग जाती है और हाथ पाँव भी जलने शुरू हो जाते हैं, पिंडलियों में दर्द शुरू हो जाता है और बेजारी बहुत फील होती है। तो जिन लोगों को भी पुराने से पुरानी कब्ज़ की शिकायत हो तो वो सना मक्की ले लें, पंसारी की दुकान से मिलेगी। सना मक्की 50 ग्राम और काली हड़ 50 ग्राम, काली हड़ 50 ग्राम, सना मक्की 50 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद पानी के साथ, फ़ायदा पहले ही दिन हो जाएगा। दूसरे दिन से इसको 1 टाइम कर दें रोज़ाना रात को। आप देखें, आप कुछ अरसा यूज़ कर रहे हैं, ये कब्ज़ की आदत जो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसकी वजह से ही ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशन होती है, इसकी वजह से ही ज़्यादातर मसाइल होते हैं, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिपेशन होता है ना, ये लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। हाँ, इससे लोगों को पाइल्स होते हैं और बहुत दीगर जो है वो बीमारियाँ होती हैं, गैस होता है, फिर वो एंजाइटिक हो जाते हैं और समहाउ इसकी वजह से नींद के भी बड़े इशूज़ होते हैं। लोग ये कह रहे थे ना कि हमें नींद नहीं आ रही होती, उनको ये भी इशूज़ होते हैं कि वो जाहिर सी बात है उनकी गट हेल्थ इतनी ठीक नहीं, अच्छी नहीं होती। अच्छा शाह भाई, अब बहुत सारे लोग इस बारे में बात करते हैं, बहुत सारे लोग ये कंप्लेन भी कर रहे होते हैं कि भाई ठीक है हमारा सर भारी रहता है, हमें सर दर्द नहीं है, लेकिन यूजुअली लोग कहते नहीं हमारा सर भारी रहता है, पता नहीं हमें फ्लू की कोई कंडीशन रहती है या सर में चक्कर से आ रहे होते हैं, वो किस वजह से होते हैं और उसकी रेमेडी क्या है? सर में चक्कर आना, सर भारी रहना, या फिर बहुत अपने आप को ऐसा फील करना कि समझ नहीं आ रहा है, आप बहुत लेथार्जिक फील कर रहे हैं, लो एनर्जी फील कर रहे हैं? देखिए, एक तो स्ट्रेस लेवल की वजह से भी होता है, अगर आंखें कमज़ोर हों उसकी वजह से भी होता है, जिसमें मेमोरी भी लॉस हो रही होती है। और तीसरा ये है कि जिस तरह आपने कहा कि फ्लू जो है वो जम जाता है, नज़ला जम जाता है, उसकी वजह से भी सर भारी रहता है। तो इसको ठीक करने के लिए एक बीज आते हैं तुख्म खुब्बाजी के नाम से, तुख्म खुब्बाजी 1 चाय वाली चम्मच और बनफशा के पत्ते 1 चाय वाली चम्मच, 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन जाएगा। 1 टाइम रोज़ाना रात को पी लें आप। और जैसे नाक बिल्कुल ब्लॉक है तो इंशाल्लाह आस्ते आस्ते खुलेगी, लेकिन कुछ लौंग्स पानी में डाल के, लौंग होते हैं, क्लव जो होते हैं, लौंग पानी में डाल के उसकी स्टीम लें आप। गर्म करेंगे, स्टीम लेंगे तो फौरी तौर पे नाक खुल जाएगी आपकी। और साथ में ये है कि जो बनफशा के पत्ते और तुख्म खुबाजी, इसका कहवा बना के रोज़ाना रात को पिएँ, इंशाल्लाह ताला ये भारीपन भी दूर होगा, जमा हुआ नज़ला आस्ते आस्ते सब निकलता जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप ठीक होते जाएंगे। बिल्कुल, और बहुत ज़बरदस्त एक होता है ना नज़ला बहने शुरू हो जाता है, तकलीफ में आ जाते हैं, इसमें ऐसी बात नहीं होगी। सही, चले जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू शाह भाई, आप हमारे शो पे आए और बड़ी मुफीद बातें आज हमने की शाह भाई के साथ। और जब भी शाह भाई आते हैं, शाह भाई की जब रेमेडीज़ शाह भाई बता रहे होते हैं तो मैं ज़रूर ये सोचती हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन समटाइम्स हमें ऐसे भी इशूज़ डिस्कस करने होते हैं जो हमें बहुत सारे सवालात आ रहे होते हैं कि जैसे गट हेल्थ से मुतालिक है या फिर स्ट्रेस से मुतालिक है। तो अभी शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर एक और पर्सनैलिटी से आपको मिलवाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो भाई अब कुछ म्यूज़िक की बात कर लेते हैं और म्यूज़िक से रिलेटेड जो है ना हमारे पास बहुत टैलेंट मौजूद है और आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ विंसे से, जो कि हमारे शो पे फ्रीक्वेंटली आते भी हैं और हमारे शो पे बहुत ज़बरदस्त जो है वो सॉन्ग्स भी गाते हैं और बहुत ज़बरदस्त ना हमें बताते हैं कि क्या रीमेक चल रहा है म्यूज़िक में, अब नया म्यूज़िक किस तरह का है, क्या ट्रेंड चल रहा है। तो विंसे को शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग विंसे, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? गुड मॉर्निंग, अमेजिंग। बहुत खुशी हुई वापस आके। हाँ, वापस आ गए, चले जी, वेलकम बैक अगेन। अच्छा जी, क्या हो रहा है जी म्यूजिक में आजकल? म्यूजिक में बहुत कुछ हो रहा है, डिस्कवरीज हो रही हैं, फाइंडिंग्स हो रही हैं, हाँ। कुछ नया देखने को मिल रहा है, कुछ पुराना सुनने को मिल रहा है, हाँ। बहुत कुछ नया सुनने को मिल रहा है मार्केट में, जिससे एक्सपीरियंस म्यूजिशियंस बहुत खुश भी हो रहे हैं। हाँ। कुछ वायरल चीज़ें भी हो रही हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम कहा था कि वायरल होना अच्छी बात होती है,
लेकिन और ज़्यादा वाइल्ड होना और भी बात होती है। अच्छा चलिए जी। अच्छा, बात आ रही है कि वाइल्ड म्यूज़िक की आपने बात की, रीमेक आजकल बहुत ज़्यादा है, रॉक भी बहुत है और न्यू जो हम देखते हैं ना कि सिंगर्स वो भी बहुत ज़्यादा नए। तो अभी इससे पहले कि हम ढेर सारी करें बातें और ये बातें करें कि जी अभी रीमेक में क्या कुछ चल रहा है, म्यूज़िक इंडस्ट्री में अभी नया जो टैलेंट है वो कैसा है, आप बताएं आप आजकल क्या कर रहे हैं, आपकी क्या मसरूफियात हैं, आपकी जो क्या एक्टिविटी है, किधर कॉन्सर्ट्स हो रहा है, किधर आजकल परफॉर्म कर रहे हैं, और जो पहला सॉन्ग आपने अभी हमें सुनाना है ना वो सॉन्ग आपने हमें सुनाना है जो आपका अपना फेवरेट है। मेरा अपना फेवरेट। हाँ बिल्कुल। पाकिस्तानी म्यूज़िक में और सब कॉन्टेंट की म्यूज़िक में जाहिर है कि हम बात करते हैं कि सब कुछ ही हमारा फेवरेट है, क्योंकि हमारा असासा है, हमारा एसेट है और मेरे ख्याल से हमें इस पर फ़ख्र करना चाहिए। राइट। बहुत कुछ स्ट्रीमलाइन में है, लूप लाइन में है और पाइपलाइन में बहुत कुछ चीज़ें हैं जिसके अंदर हम लोग बिलखुसूस मैं स्टडी भी कर रहा हूँ हमारे एंशिएंट फॉर्म ऑफ म्यूज़िक को, जिसके अंदर गज़ल है, ठुमरी है, ख़याल गायकी है। और मैं इस वक्त पे ख़ास तौर पे KLM कमेंट मैं करना चाहूँगा आर्ट्स काउंसिल को, जिसने बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी म्यूज़िक को हमारे सब कॉन्टेंट में अलाइव करने की कोशिश की है। मैं अपने इंडिविजुअल बेसिस पे एज एन आर्टिस्ट कोशिश कर रहा हूँ और जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं और किस तरीके से बेहतर क्या चीज़ें आप रिसर्च कर सकते हैं, क्या फाइंडिंग्स कर सकते हैं, क्या कुछ हो सकता है। बड़ा ज़बरदस्त है क्योंकि एक म्यूजिशियन जो है ना उसकी तलाश ख़त्म नहीं होती, वो एक अच्छी म्यूज़िक की तलाश में, अच्छे लिरिक्स की तलाश में होते हैं। अब आप क्योंकि बहुत अच्छे गिटारिस्ट भी हैं, वोकलिस्ट भी हैं, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और जब भी हम विंसे को अपने शो पे बुलाते हैं तो हमारा मकसद होता है कि हम विंसे से हम अच्छे से जो है वो सॉन्ग सुनेंगे और विंसे हमें सॉन्ग्स भी सुनाते हैं, फिर थोड़ा सा फ्लैशबैक में भी ले जाते हैं और हमें बता रहे होते हैं कि भाई आजकल क्या रीमेक चल रहा है। तो आजकल विंसे जो नए सिंगर्स हैं उन नए सिंगर्स में आप किसको देख रहे हैं आगे बढ़ता हुआ, बेहतर कौन परफॉर्म कर रहा है, कौन जो है वो वाकई डिज़र्व करता है कि वो आगे जाए। ये मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जो एस्टेब्लिश सिंगर है, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो अब आ रहे हैं आगे, जो अब अपना नाम बना रहे हैं। वेल प्रॉमिसिंग कहते हुए इस बारे में कोई शक नहीं है कि न्यू टैलेंट बहुत इमर्जिंग है। हाँ। मैं बिलखसूस खास तौर पे जो हमारे अंडरग्राउंड रैपर्स जो हमारे हैं, जैसे बीट बॉक्सेस हमारे हैं, खास पे हावी जो है जी। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं कमेंट करना चाहूँगा बिकॉज उनकी आवाज़ और उनकी गायकी बहुत मुनफरिद है। इस तरीके से हम लोग जैसे कॉन्सर्ट्स में देखते हैं, लाइव देखते हैं न्यू इमर्जिंग टैलेंट्स, उसमें मैं एक का नाम लेना तो बहुत ही कोई अलग बात होगी। अगर मैं सबको बोलूं तो हर कोई अपना पार्ट कर रहा है। जैसे मैं अपना पार्ट कर रहा हूँ, आप अपना पार्ट कर रही हैं, हर बंदा अपना अपना पार्ट अदा कर रहा है। तो उसके अंदर म्यूजिक और मिशन हमारा एक है, दैट इज प्रोड्यूसिंग गुड म्यूजिक एंड व्हाट वी कैन डू फॉर द सोसाइटी। राइट। तो ये हमारा मेन मोटिव रहेगा और कोशिश है कि बस ये चलता रहे, ऐसी कायम व दायम रहे। चले जी, आप अभी हमें क्या सुना रहे हैं मुझसे? थोड़ा सा कुछ क्लासिक है, ठीक है, जो कि थोड़ा सा क्लासिक मतलब इन सेंस के वील बी ओवर टू समथिंग फ्रॉम द 60s 70s एंड अच्छा मुझसे पहले क्या है लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि म्यूजिक एवरलास्टिंग है और इसके अंदर कोई दो राय तो है नहीं। राइट। वेलकम बैक भाई। विंसे ज़बरदस्त जो है वो सॉन्ग्स गा रहे हैं और बस ऐसे दिल कर रहा है कि विंसे से ना एक के बाद एक सॉन्ग सुनते रहें और फिर विंसे से जो है वो मज़ीद बातें, लेकिन थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। विंसे ये बताएं कि अभी आपने जैसे कहा कि क्लासिकल की तरफ आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि और ज़्यादा आप ढूंढ रहे हैं कि मज़ीद कोई अच्छा म्यूज़िक मिल जाए, कुछ अच्छे लिरिक्स मिल जाए। मैं बात करी थी अपकमिंग हमारे जो सिंगर्स हैं उनको आप किस तरह से देख रहे हैं, किसमें आपको लगता है भाई कौन कौन डिज़र्विंग है, वाकई कौन कौन आगे आ सकता है। लेकिन उससे पहले ये बताएं कि जब किसी ने सिंगिंग स्टार्ट करनी हो, कोई इस प्लेटफॉर्म की तरफ आना चाहता हो, इस फील्ड की तरफ आना चाहता हो, उसको क्या करना चाहिए, कैसे उसको सीखना चाहिए, क्या उसको रियाज़ करना चाहिए, किन लोगों को उसको ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि किसी भी चीज़ को करने से पहले जाहिर सी बात है जब आप किसी फील्ड में जा रहे होते हैं तो उसके बारे में पहले पढ़ते हैं, फिर उन लोगों से रेलेवेंट लोगों में बैठते हैं, फिर उनसे बात करते हैं। आपको एक टाइम लगता है उस माहौल में इन्वॉल्व होने का, फिर जाके कहीं आप कहते हैं कि जी ठीक है मैं सिंगर बन सकता हूँ, फिर आप रियाज़ करना शुरू करते हैं। तो वो क्या होना चाहिए, फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए सिंगर बनने के लिए? पहली बात तो यहाँ पे ये आती है कि हमारे पास इंस्पिरेशन क्या है। इंस्पिरेशन क्या है? राइट। हमारा आप कह लें जज्बा जुनून क्या है हमारा,
या अगर मैं इसको अगर सूफियाना तरीके से बोलूँ, हमारा इश्क क्या है। हाँ, ठीक है। सही। सो नॉर्मली कुछ लोग होते हैं जो कि सिर्फ शौकिया आते हैं, हाँ। ठीक है, इसको सुन लिया, इसको सुन लिया, मैं भी सिंगर बनूंगा, हाँ। लेकिन उसके अंदर एक पैशन की डेप्थ कम 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 होती है। अगर मैं रिलेट करूँ अपने आप से, तो मेरे ख्याल से शायद कहीं ना कहीं ये पैशन था या महर थी, मुझे नहीं पता क्या था, या मेरे टीचर्स की मेहरबानी थी मुझ पे जब हमने सीखना शुरू किया। सो पहली बात, जैसे आपने कहा कि रियाज लाजमी है और प्रैक्टिस लाजमी, प्रैक्टिस कैन मेक एनीवन परफेक्ट, और इस बारे में कोई शक नहीं है। सो बेसिकली हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लासिकल म्यूजिक से अपने, बिकॉज क्लासिकल म्यूजिक बहुत रिच है, बहुत डाइवर्सिफाइड है, जो कि हम लोगों ने ढूंढ लिया साइंटिफिकली, वो वेस्ट अभी तक एक्सप्लोर कर रहा है उसको। सो जैसे मैंने पहले कहा कि दिस इज समथिंग कि हम उस पर फ़ख्र कर सकते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात इसमें ये आती है कि प्रॉपर ट्यूटलेज लेना। आजकल लोगों में, जैसे आप देखते हैं कि सब्र नाम की चीज़ बहुत कम हो रही है, लोग बहुत जल्दी में हैं, बहुत जल्दबाजी में हैं कि अभी यहाँ पे किया, अभी म्यूजिक बन जाए, अभी हम सिंगर बन जाए, अभी म्यूजिशियन बन जाए। सो ऐसे वाक़यात हमें भी सुनने को मिलते हैं कि वीडियो बन गई है, सब कुछ हो गया है, आप म्यूजिक आके बना दें। तो बंदा सर खुजाता रह जाए कि मेरे 18 साल की मेहनत, 17 साल की मेहनत अमीन इसमें और जारी है। तो पहली बात रियाज, ट्यूटलेज, जिसके अंदर हम लोग देसी, हम लोग अपने लफ्ज़ों में या अपनी जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज हम लोग शागिर्दी बोलते हैं, शागिर्दियत बोलते हैं इसको, शागिर्दी बोलते हैं। सो शागिर्दियत लेने का मतलब ये है कि आप किसी को अपना टीचर मानते हैं और आप उनकी ओबीडियंस में और उनके पे लॉज के मुताबिक आप चलते हैं, और प्रैक्टिस को आप कंसिस्टेंट रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ एक तरीके से एक हफ्ता हमने निकाल लिया, 2 महीने हमने निकाल लिया, हमने बोला ओ वाओ मैं सिंगर बन गया, या मैं सिंगर बन गया, मैं म्यूजिशियन बन गया। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, जहाँ पे हम ना सिर्फ दूसरों को सुनते हैं बल्कि हम अपने आप को भी जानने की कोशिश करते हैं। न्यू टैलेंट की अगर मैं बात करूँ, न्यू टैलेंट ने ट्रेडिशनली अपने आप को इतना इनरिच किया है, आप यकीन मानिए कि इतना इनरिच करने के बाद अब वो जब अपने जॉनरा में आते हैं, जिसमें टेक्नो में भी आते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक में भी आते हैं, फ्यूजन में भी आते हैं, सो उनके अंदर एक डाइवर्सिटी मिलती है हमें वो पुराना जो म्यूज़िक है हमें इसलिए इतना इनरिच लगता है उनके आवाज़ से। गज़ल हो गई, चाहे उस्ताद मेहदी हसन खान साहब की हो गई, हमारे पास इतनी इनरिच हमें इसलिए लगती है, और मैं समझता हूँ कि अभी तक बहुत रूम है हमारे पास। अच्छा, आपने इस तरह से बहुत अच्छे से आपने बताया। मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, और ये सवाल जो है ना, बहुत सारे लोग घरों में भी बैठ के बात कर रहे होते हैं, मेरा अपना सवाल भी है कि लोगों की आवाज़ अच्छी होती है, हर कोई गुनगुना लेता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि वेडिंग्स में भी सब गुनगुना रहे होते हैं, कुछ गा भी रहे होते हैं, पूरे पूरे लिरिक्स के साथ गाने भी गा रहे होते हैं। तो अगर वो अपनी आवाज़ों को रिफ़ाइन करें तो क्या वो प्रोफेशनली गा सकते हैं? और सिंगर भी मोस्टली जब ये बड़े बड़े सारे सिंगर्स बैठे होते हैं, चाहे आप जिसने भी नाम ले ले, राहत फ़तेह अली हो गए या आतिफ असलम हो गए, या ये जितने भी सिंगर्स होते हैं, ये मैंने इनको ये कहते सुना है कि भाई अगर किसी की आवाज़ अच्छी है और वो मेहनत करे तो वो आगे आ सकता है, वो अच्छा गा सकता है। लेकिन क्या हर सॉन्ग हर सिंगर के लिए होता है? मतलब अब फ़र्ज़ करें जैसे आप हैं, आपकी एक स्पेशलिटी होगी ना कि आप क्लासिकल अच्छा गा लेते हैं, या आप रॉक में बहुत ज़बरदस्त काम कर लेते हैं, या आपके जो लिरिक्स आप करते हैं उसके साथ आप बड़ा मेलोडियस जो है वो प्ले कर लेते हैं। तो इसी तरह जो घर में बैठे हुए लोग हैं वो गुनगुना लेते हैं या नॉर्मली गा लेते हैं, तो अगर वो अपने आप को पॉलिश करें तो क्या वो सॉन्ग्स गा सकते हैं जो एटलीस्ट वो जो आसानी से गा लें? क्योंकि अब ये होता है कि हर कोई किसी को ना, जहाँ पर हम मोरल डाउन करने की बात करते हैं ना विनसे, तो वहाँ पे अगर कोई गुनगुना रहा है, तुम्हारी तो आवाज़ ही अच्छी नहीं, तुम कैसे गाओगे? तुम्हारी तो आवाज़ ही अच्छी नहीं है, तुम कैसे गाओगे? तो वो क्या होता है कि अगर वाकई किसी की आवाज़ अच्छी भी है ना, तो अगर थोड़ा बहुत भी वो परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं तो डिमोरलाइज होते हैं। तो ये ज़रा बताएं कि क्योंकि आप बहुत अच्छे सिंगर हैं, बड़ा प्रोफेशनल सिंगर हैं, तो आपको पता होगा कि अगर कोई पॉलिश करना चाहे अपनी आवाज़ को और इस फील्ड में आना चाहे, वो आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता? पहली बात तो ये कि म्यूजिक इज़ फॉर एवरीवन। हाँ, म्यूजिक एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे हम लोग ये नहीं देखते कि हमने कितनी स्कूलिंग की है, हाँ, हम क्या ग्रेजुएट हैं, सही, क्या हमारे पास बैंक बैलेंस में हमारे पास 6 फिगर सैलरी है कि नहीं है। इट इज़ फॉर एवरीवन। बच्चे के रोने से लेकर हमारे बुढ़ापे में जाने तक म्यूजिक रहता है। सही। तो यानी कि विनसे जो है वो हमें ये कह रहे हैं कि भाई कोई भी गाना गा सकता है, अगर उसकी आवाज़ अच्छी है तो इस फील्ड में वो अपने आप को आजमा सकता है, बस मेहनत की ज़रूरत है। हाँ, लेकिन आपने वो चीज़ें नहीं टच करी ना कि क्लासिकल में चले जाएं, या फिर वो
तो प्रोफेशनल सिंगर्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कैरी करना, तो ये इशू होता है। यहाँ पे एक मसला ये है हाँ। कि हम सीखते समय हाँ। जैसे हम ABCD सब सीखते हैं, ठीक हाँ। है, लेकिन ABCD के बाद हम ABCD बोलते नहीं रहते, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग सेंटेंस पे आते हैं, हम लोग सेंटेंस पे आते हैं। हाँ दूसरी हम चीजों पे आते हैं, हम अपना जॉनरा हम चूज करते हैं कि भाई मैंने इसमें काम करना है, सही। मैंने ये बनना है। मैट्रिक करने के बाद जाहिर है कि बंदा अभी तो नहीं बोल सकता है वो डॉक्टर बनेगा, वो तो फैसला करता है बंदा कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, अकाउंट बनूंगा, और कुछ हम जैसे जो आर्टिस्ट बनेंगे तो इट्स लाइक चलिए इनसे अभी बड़ी सारी बातें होगी। सॉन्ग आप हमें कौन सा सुना रहे हैं ये बताएं, क्योंकि मैंने कहा विंसे जब आएंगे ना तो मैं विंसे से पूछूंगी भाई सबकी आवाज़ अच्छी होती है, घर में लोग गुनगुना रहे होते हैं और आपस में एक दूसरे को डिमोरलाइज करते, तुम्हारी जो आवाज़ अच्छी नहीं है तुम नहीं गा सकते, फिर पता चलता है कि अगर उन्होंने मेहनत की है तो वो अच्छा गा भी लेते हैं। चलिए जी विंसे आप हमें क्या सुना रहे हैं सॉन्ग?